चैप्टर 1 रिक्रूटिंग अ डिसाइपल। किंगजू विंड क्लाउड सिटी। एक विशाल प्लाजा के चारों तरफ लोग थे। हर किसी की आंखों में उत्सुकता और एंटिसिपेशन थी। प्लाजा में 5 कैंप्स थी, हर एक सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। आज वह दिन था जब ये 5 ग्रेट सेक्ट्स नए डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहे थे। हालांकि ये 5 ग्रेट सेक्ट्स किंगजू की 8 ग्रेट सेक्ट से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये कम से कम मित्तीय सेक्ट्स हैं। कल्टिवेशन अलायंस से कहीं ज्यादा ताकतवर। वह तो नेचुरल है कल्टिवेशन अलायंस। बहुत हुआ तो लोथियर ऑर्गेनाइजेशन या पाव है कल्टिवेशन अलायंस। कभी सुना ही नहीं, वहां के सभी बिल्कुल यूजलेस होंगे, है ना? हा, भीड़ के बीच एक इनकंस्पिक्यूअस लड़का अब पूरी तरह स्पीचलेस था। क्या वह कल्टिवेशन अलायंस से नहीं था? ये बातें ऐसे क्यों लग रही थीं जैसे सब उसी पर निशाना साध रहे हों। लड़के का नाम ल्यूई था, एक ट्रांसमाइग्रेटर। जैसे ही वह इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ, सिस्टम ने उसे एक मिशन दिया। कल्टिवेशन अलायंस के फर्श स्वीप करो 100 साल तक। कल तक जब वह बुढ़ापे से मरने ही वाला था और उसकी 100 साल की टर्म खत्म हुई, सिस्टम ने उसे सीधे 100 मिलियन ईयर्स की कल्टिवेशन रिवॉर्ड कर दी। विशाल कल्टिवेशन के नरिशमेंट के तहत ल्यूई इंस्टेंटली अपनी 20 साल की उम्र में वापस आ गया। सिस्टम का अगला मिशन था कि वह एक सेक्ट एस्टैब्लिश करे और इसलिए वह डिसाइपल्स रिक्रूट करने आया, अपने साथ लेकर 100 मिलियन ईयर्स की कल्टिवेशन। बिल्कुल यूजलेस है ना? प्लाजा में ल्यूई ने मन ही मन हंसते हुए उस कल्टिवेटर की तरफ देखा जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। क्रैक! एक चीख गूंजी। मजाक उड़ाने वाले कल्टिवेटर का चेहरा इंस्टेंटली बिगड़ गया और उसके कई सामने के दांत टूट गए। मुझे किसने मारा? कल्टिवेटर ने चौंकते हुए कहा। उसने चारों तरफ घूर कर देखा, लेकिन बाकी सब हैरान लग रहे थे कल्टिवेटर का गुस्सा देखकर, जहां वह बता नहीं पा रहा था। ल्यूई के होंठ थोड़े मुस्कुराए और उसने अंत में राहत की सांस ली। अब उसे बस थोड़ी सी पावर यूज करनी थी किसी को इनविजिबली मारने के लिए, अगर कोई उसे प्रोब करना चाहता, जब तक उसकी कल्टिवेशन उससे ज्यादा ना हो। यह इम्पॉसिबल था, लेकिन वह इम्पॉसिबल था। ल्यूई ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी उसके अकॉर्डिंग पूरे क्षुआंशन कॉन्टिनेंट में कोई भी 10,000 ईयर्स तक जीवित नहीं रहा था। 100 मिलियन ईयर्स तो दूर की बात। साइलेंस। इसी समय एक गहरी आवाज गूंजी। पहले का नोइजी सीन तुरंत क्वाइट हो गया और ल्यूई द्वारा डिसिप्लिन किया गया वह कल्टिवेटर अब चिल्लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक बूढ़ा आदमी प्लाजा के सेंटर में आया और भीड़ पर नजर दौड़ाई। उसने कहा, आज वह दिन है जब 5 ग्रेट सेक्ट डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहे हैं। सब कृपया उस सेक्ट के सामने ऑर्डरली लाइन लगाई जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जब तक आप सेक्ट का असेसमेंट पास कर लेते हैं, आप आउटर सेक्ट डिसाइपल बन सकते हैं। अब असेसमेंट शुरू होता है। जैसे ही बूढ़े आदमी के शब्द समाप्त हुए, भीड़ तुरंत उमड़ पड़ी। ल्यूई भीड़ में खड़ा रहा, हिला नहीं। वह यहाँ डिसाइपल्स रिक्रूट करने आया था, किसी सेक्ट में ज्वाइन करने नहीं। किंगियन सेक्ट, चियन सेक्ट, जेड मेडन सेक्ट, हेवनली सेबर गेट, छुआन्युन सेक्ट, ये वे 5 ग्रेट सेक्ट्स थे जो इस बार डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहे थे। लाइन में लगने वालों की संख्या को देखते हुए ज्यादातर लोग किंगियन सेक्ट, चियन सेक्ट और छुआन्युन सेक्ट, इन 3 सेक्ट्स की तरफ झुक रहे थे। कारण सरल था, क्योंकि इन तीनों सेक्ट्स में से हर एक के पास ट्रू पर्सन रेल्म का एक इमॉर्टल मास्टर था। एक मित्तीय सेक्ट के लिए ट्रू पर्सन रेल्म का इमॉर्टल मास्टर होना पहले से ही टॉप टियर एग्जिस्टेंस माना जाता था। जहां तक युअंदन रेल्म के एक्सपर्ट्स की बात, केवल 8 ग्रेट सेक्ट्स के पास ही वे थे। यह कहा जा सकता था कि पूरे किंगजू में 8 ग्रेट सेक्ट्स के अलावा ये 3 ग्रेट सेक्ट्स ही वह कल्टिवेशन के होली लैंड्स थे जिन्हें हर कोई चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं कि सब ये 3 सेक्ट्स चुन रहे हैं। ज्यादातर भीड़ को 3 ग्रेट सेक्ट्स की तरफ जाते देख ल्यूई ने खुद से कहा। जल्द ही विशाल प्लाजा पर बस कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें ल्यूई और 3 दूसरे कैंप्स शामिल थे। कहना थोड़ा औकद था, लेकिन ये तीनों कैंप्स भी इस इवेंट के थ्रू डिसाइपल्स रिक्रूट करना चाहते थे। ये सब ऑब्सक्योर छोटे स्कूल्स थे, लेकिन इन तीनों कैंप्स में से हर एक के पास 2 या 3 लोग थे। ल्यूई की तरफ वह अकेला खड़ा था। विंड क्लाउड सिटी में डिसाइपल्स रिक्रूट करना हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा था, यहाँ तक कि एक बड़ा सेक्ट जैसे किंगियन सेक्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि जब इन 5 ग्रेट सेक्ट्स के लीडर्स ने ल्यूई और दूसरों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में डिस्डेन और कंटेम्प्ट साफ झलक रहा था। और जो डिसाइपल्स किसी सेक्ट में ज्वाइन करना चाहते थे, वे भी ल्यूई और दूसरों को डिस्गस्टेड नजरों से देख रहे थे। बड़े सेक्ट्स के होते हुए कौन इन छोटे स्कूल्स में ज्वाइन करना चाहेगा? आसपास की भीड़ की अजीब नजरों को देखकर दूसरे 3 कैंप्स के लोगों के चेहरे नाराज थे, लेकिन ल्यूई अकेला शांति से खड़ा रहा। बेपरवाह, यह आदमी अकेला क्यों है? यह किस स्कूल से है? पता नहीं, डेफिनेटली हमारे स्कूल से भी छोटा स्कूल होगा। इसका शांत डिमीनर देखकर मैं एक्चुअली इसकी प्रशंसा करता हूँ। ल्यूई के बगल में तीनों कैंप्स के डेडिकेटेड लीडर्स बात करने लगे और कई तो हंस भी पड़े। अपने स्कॉर्नफुल टर्न को छुपाने की जहमत नहीं उठाई जहां तक उनके शब्दों का सवाल था। ल्यूई ने बस उन्हें सुना ही नहीं होने का नाटक किया। उसकी नजर चुपचाप आगे की तरफ लगी थी। इतने सारे लोगों के साथ ये सेक्ट सबको रिक्रूट नहीं कर सकते थे। जो बच जाते उनके लिए कंपटीशन किया जा सकता था। मैं देखूंगा कि मेरे साथ किसका कनेक्शन है। ल्यूई ने मन ही मन आह भरी, हालांकि उसने अपना ध्यान उन लोगों पर लगा रखा था जो एलिमिनेट हो रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसने एक अनग्रेटफुल डिसाइपल ले लिया जो बाद में अपने मास्टर को धोखा दे देता, तो वह बहुत बुरा नहीं होगा। समय चुपचाप बीत रहा था। जो डिसाइपल्स 5 ग्रेट सेक्ट्स में जाना चाहते थे, वे भी बाच दर बाच एलिमिनेट हो रहे थे। बहुत बूढ़ा एलिमिनेटेड, एप्टीट्यूड कम है एलिमिनेटेड, फाउंडेशन कम है एलिमिनेटेड। सेक्ट लीडर की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। ल्यूई की आंखें थोड़ी बंद थीं, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर को मुड़ गए। जितने ज्यादा लोग एलिमिनेट होंगे, डिसाइपल्स रिक्रूट करने का उसका मौका उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगले 2 एलिमिनेशन के रीजंस ने हालांकि उसे रोक दिया। ऊंचाई कम है एलिमिनेटेड, अपीयरेंस अनएक्सेप्टेबल है एलिमिनेटेड। ये 2 आवाजें सुनकर ल्यूई बिना मतलब के अपनी आंखें खोले बैठा रह गया। अच्छे भगवान, ऐसे रिक्वायरमेंट्स भी होते थे। लेकिन जब उसने वे 2 सेक्ट्स देखे जिन्होंने ये रीजंस दिए, उसे कुछ समझ आया। वे और कोई नहीं बल्कि किंगियन सेक्ट और जेड मेडन सेक्ट थे। ल्यूई ने उम्मीद नहीं की थी कि किंगियन सेक्ट एज और एप्टीट्यूड के अलावा हाइट पर भी विचार करता है। सच में किंगियन नाम के योग्य और जेड मेडन सेक्ट जो केवल खूबसूरत वुमेन को रिक्रूट करता था, उस सेक्ट को देखकर ल्यूई अपनी जीभ पर क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ी ईर्ष्या महसूस की। यह वह सेक्ट होना चाहिए जिसका हर आदमी सपना देखता है ना? ल्यूई मन ही मन हंसा।
हम तभी ल्यूई ने अचानक देखा कि एक क्लॉथरूब्ड लड़का प्लाजा पर आ रहा था। हम जिस क्षण उसने उस लड़के को देखा, ल्यूई ने एक इनएक्सप्लिकेबल कंपन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई अट्रैक्शन था कि उसे यह लड़का अपना डिसाइपल बनाना ही होगा। इंटरेस्टिंग, ल्यूई और क्यूरियस हो गया और चुपचाप उस लड़के को ऑब्जर्व करने लगा। जब लड़का प्लाजा पर पहुंचा, उसकी डरी हुई नजरों ने भी अपने आसपास का निरीक्षण किया। ऐसा लगा जैसे वह भी हिचकिचा रहा था कि कौन सा सेक्ट चूज करे। जैसे जैसे लड़के ने देखा, उसकी नजर फाइनली ल्यूई की तरफ पर गिरी। जब उसने देखा कि व्हाइट रॉब्ड युवा भी उसे स्माइल कर रहा है, तो वह चौंक गया। किसी कारण से वह ल्यूई की तरफ चल दिया। इसने ल्यूई को भी थोड़ा हैरान कर दिया। हम किसी ने एक्चुअली उसे चूज किया। जब उन्होंने देखा कि क्लॉथरूब्ड लड़का ल्यूई की तरफ जा रहा है, तो ल्यूई के बगल वाले 3 आइसोलेटेड कैंप्स के लोग थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उनकी नजरें फिर से कंटेम्पचुअस हो गईं। उनकी आंखों में ये लड़का बस एक ऑर्डिनरी आदमी था, या और सटीक रूप से एक छोटा बेगर। सच में जैसा आदमी वैसा ही सेक्ट। ठीक कहा। हा। उन कुछ लोगों ने आंखें मिलाकर देखा और तुरंत हंस पड़े। 5 ग्रेट सेक्ट्स ने इस तरफ की सिचुएशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। छोटे क्लॉथरूब्ड लड़के को ल्यूई की तरफ जाते देखकर कुछ ने केवल सहानुभूति में सिर हिलाया। जल्द ही छोटा लड़का ल्यूई के सामने आ गया। ल्यूई ने लड़के को स्माइल के साथ देखा। लड़के के कपड़े और बाल गंदे थे और उसके जूते काफी घिसे हुए थे, जो दर्शाता था कि वह यहाँ तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करके आया होगा। लेकिन जिस बात ने ल्यूई को हैरान किया वह यह थी कि छोटा लड़का एक्चुअली उसकी तरफ आया। नमस्ते, क्या तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन करना चाहोगे? ल्यूई ने स्माइल करते हुए पूछा, अपनी आवाज को जितना हो सके जेंटल बनाने की कोशिश कर रहा था। यह एक अपॉर्चुनिटी थी और इसके अलावा इस लड़के में उसके लिए एक इनएक्सप्लिकेबल अट्रैक्शन था। तो चाहे कुछ भी हो, ल्यूई को उसे डिसाइपल बनाना ही था। लड़के ने सिर हिलाया, ल्यूई की तरफ देखा और फिर डरते हुए पूछा, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ल्यूई ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने फिर भी एक काम डिमीनर रखा और स्माइल करते हुए कहा, नेचुरली तुम कर सकते हो। आज से तुम मेरे पहले और एल्डेस्ट डिसाइपल होगे। लड़का पहले चिंतित था कि कहीं ल्यूई मना ना कर दे, लेकिन ल्यूई के शब्द सुनते ही वह एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। उसे नहीं पता था कि वह ल्यूई की तरफ क्यों चला गया था, लेकिन उसे अपने दिल में बस एक फीलिंग थी, वह यह कि उसे ल्यूई को ही चूज करना है। ल्यूई का आंसर पाकर लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों पर बैठ गया और झुककर बोला, डिसाइपल ज़ाइरो चेन मास्टर को प्रणाम करता है। बहुत अच्छे, उठो। ल्यूई ने एक संतुष्ट स्माइल के साथ सिर हिलाया, फिर ज़ाइरो चेन को उठाया। सिर्फ नाम ज़ाइरो चेन, यह साफ तौर पर एक नॉवल के मेल प्रोटैगनिस्ट का सेटअप था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी एक अच्छा डिसाइपल मिल जाएगा। यस, ज़ाइरो चेन ने रिस्पेक्टफुली कहा, फिर खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक ल्यूई के पीछे खड़ा हो गया। चैप्टर 2, दिस इज द हेड ऑफ द येशन सेक्ट। किसी ने एक्चुअली उसके सेक्ट में ज्वाइन करना चाहा। जैसे लोग वैसा ही सेक्ट, इसमें बड़ी क्या बात है। हा। सच कहा, प्लाजा में जब सबने देखा कि ज़ाइरो चेन ने ल्यूई को अपना मास्टर मान लिया है, तो सभी जोर से हंस पड़े। भीड़ के बिना छुपे मजाक और हंसी को देखकर ल्यूई के पीछे खड़ा ज़ाइरो चेन अपनी मुट्ठियां भींचे बिना नहीं रह सका। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। ये लोग दामित, वे सिर्फ एक बंच ऑफ क्लाउन्स हैं। डिसाइपल, तुम उन पर ध्यान मत दो। ल्यूई ने उदासीनता से कहा। यस मास्टर, ज़ाइरो चेन ने सम्मानपूर्वक कहा। उसकी नजर मजाक उड़ा रही भीड़ पर बर्फीली थी। बस ऐसे ही झटके से दोपहर आ गई। जो लोग ओरिजिनली फुल फाइटिंग स्पिरिट के साथ 5 ग्रेट सेक्ट्स में ज्वाइन करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनमें से ज्यादातर एलिमिनेट हो चुके थे और आसपास ही मंडरा रहे थे। उनके चेहरे उदास थे। ये एलिमिनेटेड लोग आखिर में रिलक्टेंटली अपनी नजरें ल्यूई और बाकी 3 फैक्शंस की तरफ मोड़ ही लेते थे। इन लोगों का एक बड़ा हिस्सा पहले ल्यूई और उसके डिसाइपल का मजाक उड़ा चुका था। भले ही मैं 5 ग्रेट सेक्ट्स में ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं एब्सोल्युटली उसके 2 आदमी वाले सेक्ट में ज्वाइन नहीं करूंगा। ये लोग ल्यूई और ज़ाइरो चेन की तरफ देखकर फिर से ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सके। जहां तक उनके व्यंग्य का सवाल था, ल्यूई और ज़ाइरो चेन ने नेचुरली उसे इग्नोर करना ही चूज किया। कितनी प्यारी जोशीली लड़की है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मेरिडियंस ब्लॉक्ड है, इसलिए उसका मेरे चियन सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। चियन सेक्ट की दिशा से एक आह की आवाज आई, जिसमें थोड़ा अफसोस भी था। ल्यूई भी इस आवाज से खींचा और ऊपर देखा तो एक पर्पल लड़की रीड्रोब्ड एल्ड के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ रहा था। वह हजारों मील की यात्रा करके यहाँ आई थी, सब एक कल्टिवेशन स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आखिर में उसे ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ब्लॉक्ड मेरिडियंस, जब तक कोई यूअंदन रेल्म एक्सपर्ट किसी महान डिवाइन एबिलिटी से उन्हें क्लियर न कर दे, तब तक यह लड़की इस जन्म में कल्टिवेशन से कोई लेना देना रखने वाली नहीं थी। एल्ड की आह ने बाकी 4 सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी सिर हिलाते और आह भरते हुए छोड़ दिया। दिपा अंत में एल्ड ने बेबसी से हाथ हिलाया। लड़की ने अपना होठ काटा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे मुड़कर चियन सेक्ट के एरिया से बाहर निकलना पड़ा। कितनी सुंदर लड़की है, साफ तौर पर एक ब्यूटी है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कल्टिवेशन से कोई नाता नहीं है। पर्पल लड़की को उदास होकर बाहर निकलते देखकर आसपास की भीड़ हैरान भी थी और अफसोस से भरी थी। लड़की धीरे धीरे बाहर निकली, सिर झुकाए, और उसने ल्यूई और बाकी बचे 4 स्कूल्स की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि अगर 5 ग्रेट सेक्ट्स मदद नहीं कर सकते थे, तो इन 4 छोटे स्कूल्स के पास तो और भी कम उम्मीद थी, जब तक कि यह 8 ग्रेट सेक्ट्स में से एक ना हो। लेकिन वह जानती थी कि उसके लिए यह एक सपना था। उसकी एप्टीट्यूड और बैकग्राउंड के साथ 8 ग्रेट सेक्ट्स उसे कैसे रिक्रूट कर सकते थे। डिसाइपल, जाओ उससे बात करो, देखो कि वह मेरे स्कूल में ज्वाइन करना चाहती है या नहीं। अगर वह चाहती है तो यह लॉर्ड उसकी मेरिडियंस क्लियर कर सकता है। ल्यूई ने अचानक कहा। यह उसके पीछे वाला ज़ाइरो चेन पहले तो ल्यूई के शब्द सुनकर स्तंभ रह गया, फिर उसकी आंखें फैल गईं जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मास्टर, आपने अभी कहा? इंडीड, जाओ उसे बुला लाओ, ल्यूई ने स्माइल करते हुए कहा, सिर हिलाते हुए। यस, ज़ाइरो चेन ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा और जल्दी से पर्पल लड़की के सामने आ गया। लड़की जो पहले ही जाने का इरादा कर चुकी थी, अचानक किसी को अपना रास्ता रोकते देखकर उसने सिर उठाया। उसने देखा कि एक क्लॉथरूब्ड युवा उसके सामने खड़ा है। लड़की थोड़ी चौंकी, क्या यह युवा वही नहीं है जो ल्यूई के सेक्ट में ज्वाइन करने वाला अकेला था? वह उसका रास्ता क्यों रोक रहा था? लड़की ने ज़ाइरो चेन की तरफ देखा, कुछ हैरान।
उस लड़के को देखो, एक छोटा स्कूल, वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सबने देखा कि जायरो चेन पर्पलवर्ब्ड लड़की का रास्ता रोक रहा है तो वे तुरंत इंटरेस्टेड हो गए। जायरो चेन भीड़ की नजरों से बिल्कुल बेपरवाह सीधा बोला, लड़की क्या तुम मेरे मास्टर को अपना मास्टर बनाने को तैयार हो? लड़की चौंकी, मना करने ही वाली थी। अगर तुम तैयार हो तो मास्टर तुम्हारे शरीर की ब्लॉक्ड मेरिडियंस क्लियर कर सकता है और तुम्हें कल्टिवेशन के पथ पर चलने में मदद कर सकता है। लड़की के बोलने से पहले ही जायरो चेन ने बीच में कहा, क्या? यह सुनकर लड़की का चेहरा बदल गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। हालांकि जायरो चेन के शब्द ज्यादा ऊंचे नहीं थे। इस समय वे सबके कानों पर बिजली की तरह गिरे, यहाँ तक कि वह चियन सेक्ट एल्डर जिसने पहले लड़की की एप्टीट्यूड चेक की थी, उसने माथा सिकोड़ा और बिना मतलब के देखा। बाकी 4 सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी एक साथ अपनी नजरें घुमाई। क्या मैंने गलत सुना? उस लड़के ने अभी क्या कहा? थोड़ी देर स्तंद रहने के बाद सब फिर से हंस पड़े। हा। वे ऐसा बेवकूफी भरा झूठ भी बना सकते हैं। वे लोगों को रिक्रूट करने के लिए डेस्परेट हो गए होंगे। अब अच्छा है, सबके सामने और 5 ग्रेट सेक्ट्स के सामने देखते हैं वे इसे कैसे सुलझाते हैं। भीड़ को मजाक और हंसी उड़ाते देख ल्यूई ने सिर हिलाया और आह भरी, लोग आह। उसने और कुछ नहीं कहा और सीधे लड़की और जायरो चेन की तरफ चल दिया। जल्द ही ल्यूई लड़की के सामने आ गया। अपने सामने आई व्हाइट रोब्ड युवा को देखकर पर्पलवर्ब्ड लड़की की सांसें किसी अज्ञात कारण से अचानक तेज हो गईं। युवा अत्यधिक हैंडसम नहीं था, लेकिन उसके बारे में जो इथेरियल और ट्रांसेंडेंट और थी, उसने लड़की के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसने इंस्टिंक्टिवली महसूस किया कि यह युवा वास्तव में उसकी डेस्टिनी बदल सकता है। अभी उसने कहा, तुम। लड़की ने ल्यूई की तरफ देखा और आंखी में बोली, हालांकि उसका स्वर कुछ इनकोहेरेंट था। इंडीड, उसने जो कहा वह सच है। ल्यूई ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। ये चीजें उसके लिए बहुत सरल थीं। अब सिर्फ एक विचार से वह आसानी से लड़की की ब्लॉक्ड मेरिडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। ल्यूई के शब्द सुनकर लड़की का दिल और भी तेज धड़कने लगा और उसका छोटा सा चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। इसके अलावा यह लॉ तुम्हें साफ तौर पर बता सकता है, यह लॉ न केवल तुम्हारे शरीर में मेरिडियंस क्लियर करेगा, बल्कि मैं तुम्हें कल्टिवेशन के पीक तक पहुंचने में भी मदद करूंगा। क्या तुम इस लॉ के स्कूल में ज्वाइन करने और इस लॉ को अपना मास्टर बनाने को तैयार हो? ल्यूई ने फिर कहा। बूम! जैसे ही ल्यूई के शब्द सामने आए, पूरा दृश्य उबलते बर्तन की तरह उफन पड़ा, जीवंत हो गया। चियन सेक्ट की दिशा से एल्डर का चेहरा ठंडा था और वह आंखी में खुद को रोक नहीं सका। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पूरा शरीर पहले ही ल्यूई और लड़की के बगल में आ चुका था। मैं पूछ सकता हूं कि यह यंग फ्रेंड किस स्कूल से है? आप ऐसे बोस्टफुल शब्द बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं? जैसे ही एल्डर प्रकट हुआ, उसकी नजर ल्यूई पर टिक गई। यह लॉर्ड नाइट हेवन सेक्ट मास्टर है। ल्यूई ने एल्डर की तरफ देखते हुए शांति से उच्चारण किया, नाइट हेवन सेक्ट। एल्डर ने माथा सिकोड़ा, उसकी बात ही क्या? बाकी 4 सेक्ट्स और वहां मौजूद सभी लोगों ने कभी ऐसा स्कूल नहीं सुना था। यह एक छोटा स्कूल होगा जो अभी शुरू हुआ है। हा। भीड़ में से किसी ने अचानक हंसते हुए कहा, नोइजी। ल्यूई ने ठंडी सांस ली। तुरंत एक चीख गूंजी। जो व्यक्ति पहले हंसा था, उसके चेहरे पर अब एक खूनी पाम प्रिंट था जो किसी अज्ञात समय पर प्रकट हुआ था। उसका पूरा चेहरा तुरंत एक पिगहेड जैसा हो गया। बेहद भयानक लग रहा था। यह कैसे हो सकता है? क्या यह वह हो सकता है? सब दंग रह गए। उनकी आंखें आंखी में बदल गईं जब उन्होंने ल्यूई की तरफ देखा। चियन सेक्ट एल्डर और बाकी 4 सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी सदमे से भर गए थे। उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि ल्यूई ने अटैक कैसे किया था। और पर्पलवर्ब्ड लड़की और जायरो चेन भी इस समय फुल ऑफ सरप्राइज थे, खासकर जायरो चेन जिसकी आंखों में और भी ज्यादा वर्शिप थी। यह था उसका मास्टर। क्या वह तुम्हारा क्या था? उनके बगल वाले रीड्रोब्ड एल्डर ने अपने दिल के सदमे को दबाते हुए ल्यूई की तरफ देखा और आंखिए में पूछा। चैप्टर 3 शॉकिंग एवरीवन। प्लाजा साइलेंट था, इतना साइलेंट कि एक पिन ड्रॉप होती तो सुनाई दे जाए। सबकी नजरें ल्यूई पर लगी थीं। उनकी आंखों में सदमा और संदेह था, जबकि बाद वाला शांत रहा। हालांकि वह बल का सहारा नहीं लेना चाहता था, उसे एडमिट करना ही पड़ा कि कभी भी मार्शल प्रावेट सचमुच सब कुछ आसानी से सॉल्व कर सकती है। ल्यूई ने मन ही मन आह भरी। तभी उसने एल्डर की तरफ देखा, नेचुरली सिर हिलाया और कहा, इंडीड, यही इस इमोर्टल मास्टर ने किया है। हिस्टिल्डर जैसे ही ल्यूई बोला, एल्डर और भीड़ बिना मतलब के हांफने लगे किनियन सेक्ट की तरफ। एक मिडिल एज्ड मैन ने माथा सिकोड़ा और ल्यूई को घूरने लगा। यह युवा केवल 20 के आसपास लग रहा था और वह एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह दिखता था। इस उम्र में ऐसी कल्टिवेशन, मुझे विश्वास नहीं होता। मिडिल एज्ड मैन फाइनली ठंडी सांस लेते हुए चल दिया। एल्डरशी, आप क्या कर रहे हैं? उसके बगल वाले एल्डर ने अपना चेहरा बदला और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मिडिल एज्ड मैन ने ऐसे काम किया जैसे उसने सुना ही नहीं। इस समय वह पहले से ही ल्यूई और दूसरों के सामने आ चुका था। मैं शिज़ू, किनियन सेक्ट का आउटर सेक्ट एल्डर हूँ। मिडिल एज्ड मैन ल्यूई के सामने आया और सीधे अपना नाम बताया। ल्यूई ने अचानक आए इस मिडिल एज्ड मैन की तरफ देखा। एक बेबसी भरी एक्सप्रेशन थी उसके चेहरे पर। किसने उसका नाम जानना चाहा? हालांकि वह उस आदमी के दिल में बातल इंटेंट को महसूस कर सकता था। ल्यूई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और फिर मैं हमेशा से बातल का शौकीन रहा हूँ और मैंने अभी आपको मूव करते नहीं देखा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका। क्या मैं कुछ गाइडेंस मांग सकता हूँ? मिडिल एज्ड मैन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सीधे बात कर रहा था। जब उसमें लड़ने के लिए पूछने की हिम्मत थी तो ल्यूई कैसे मना कर सकता था? वह सोच ही रहा था कि भीड़ को कैसे और दिखाए, और उसने उम्मीद नहीं की थी कि हेवन उसे ऐसा गिफ्ट देगा। मैं गाइडेंस की हिम्मत नहीं करूंगा, चलिए इसे एक मूव में सेटल करते हैं। मिडिल एज्ड मैन की तरफ देखते हुए ल्यूई ने उदासीनता से स्माइल किया, आर्गंत, यह इमोर्टल मास्टर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मिडिल एज्ड मैन ने ठंडी सांस ली और किसी के रिएक्ट करने से पहले ही एक भयानक और उससे फूट पड़ी। मिडिल एज्ड मैन को बिना कुछ कहे अपना और खोलते देख आसपास की भीड़ और रीड्रोब्ड एल्डर के चेहरे सब बदल गए। यह वह और थी जो केवल मिडिल स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन रेल्म में किसी के पास होती थी। मिडिल एज्ड मैन के फुल और के तहत सबने एक बहुत बड़ा खतरा महसूस किया। ल्यूई के पीछे खड़े जायरो चेन और पर्पलवर्ब्ड लड़की अब थोड़े पेल पड़ गए थे और उनकी आंखों में थोड़ी चिंता दिखी। इतने भयानक एग्जिस्टेंस का सामना करते हुए क्या मास्टर उसका मुकाबला कर पाएगा? जायरो चेन ने सोचा। अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। ल्यूई ने अपना हाथ हिलाया
और एक अदृश्य एनजी ने तुरंत दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। ज़ायरो चेन और पर्पल लड़की ने तुरंत महसूस किया कि उनके शरीर हल्के हो गए हैं। चिंता मत करो, यह जल्दी खत्म हो जाएगा। ल्यूई ने मुड़कर उन्हें एक रिएश्योरिंग स्माइल दी। जब पर्पल लड़की ने ल्यूई की जेंटल स्माइल देखी तो उसका दिल इनएक्सप्लिकेबली गर्म हो गया। ल्यूई ने अपने सामने वाले मिडिल-एज्ड मैन की तरफ देखते हुए शांति से कहा। उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। मिडिल-एज्ड मैन ने ल्यूई को ऐसे देखा तो उसने माथा सिकोड़ा। केवल एक हाथ यूज कर रहा था। दामित मिडिल-एज्ड मैन गर्जना करते हुए अब खुद को और नहीं रोक सका और सीधे ल्यूई की तरफ बढ़ चला। हिंसक एनजी ने पूरे प्लाजा में दरारें पैदा कर दी और कुछ ही पलों में रेत और पत्थर उड़ने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्दशी शुरू से ही फुल पावर यूज करेंगे। ऐसा लगता है वे सचमुच नाराज हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वह युवा इसे झेल पाएगा। किंगयन सेक्ट की तरफ एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन ने व्हाइट रोब्स में माथा सिकोड़ते हुए कहा। जब सबको लगा कि मिडिल-एज्ड मैन के अटैक से ल्यूई बुरी तरह घायल हो जाएगा या मारा भी जाएगा, एक अजीब दृश्य घटित हुआ। एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग में बूम, एक दबी हुई आवाज के साथ एक अदृश्य शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई। सब इस शॉकवेव से कुछ कदम पीछे हट गए। यह कैसे हो सकता है? इसी समय एक बेहद शॉक्ड आवाज गूंजी जैसे ही धूल छंटी। जब सबने फिर से देखा, अचानक उनकी आंखें फैल गईं। इस समय मिडिल-एज्ड मैन की मुट्ठी ल्यूई से 1 फुट की दूरी पर रुक गई थी और ल्यूई के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी स्माइल थी। उसका दाहिना हाथ मिडिल-एज्ड मैन की मुट्ठी को पकड़े हुए था। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? किंगयन सेक्ट के व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन की आंखें फैल गईं। वह खुद को रगड़े बिना नहीं रह सका। बाकी सब भी इस समय स्तन थे जिन्होंने पहले ल्यूई और उसके समूह का मजाक उड़ाया था। वे इस दृश्य को देखकर और भी पेल पड़ गए। क्या तुम्हारी सारी शक्ति यही है? अपने सामने खड़े डम्फाउंडेड और हॉरिफाइड मिडिल-एज्ड मैन की तरफ देखते हुए ल्यूई ने हल्की सी स्माइल लगाए रखी। फिर उसने अपनी हथेली से थोड़ा बल लगाया। नॉट गुड। मिडिल-एज्ड मैन का चेहरा तेजी से बदला। बूम, एक भयानक शक्ति जो उसकी कल्पना से परे थी सीधे ल्यूई के हाथ से उसकी बांह में ट्रांसफर हुई और फिर उसके शरीर पर जा लगी। वह आदमी एक बॉम्बशेल की तरह पीछे की तरफ उड़ गया। पीएफएफटी उड़ते समय उसने फ्रेश ब्लड का एक मुंह उगला। 10 जांग दूर जा गिरा। एल्दशी किंगयन सेक्ट के व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन का चेहरा डर से सफेद हो गया और वह जांचने के लिए दौड़ा, लेकिन मिडिल-एज्ड मैन कंप्लीटली बेहोश हो चुका था। जब एल्दर ने पुष्टि की कि मिडिल-एज्ड मैन की जान को खतरा नहीं है तो उसने राहत की थोड़ी सी सांस ली। जब उसने फिर से ल्यूई की तरफ देखा तो उसकी आंखों में न केवल सदमा था बल्कि गहरी अप्रहेंशन भी थी। एक मिडिल स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन रेल्म एक्सपर्ट को इस तरह कैजुअली घायल करने में सक्षम इस युवा की कल्टिवेशन ट्रू पर्सन रेल्म तक पहुंच गई होगी। 20 साल के आसपास का एक युवा एक्चुअली ट्रू पर्सन रेल्म तक पहुंच गया। शायद पूरे किंगजू में एक भी नहीं था। जितना एल्दर ने सोचा वह उतना ही शॉक्ड होता गया। केवल वही नहीं बल्कि बाकी 4 सेक्ट्स के लीडर्स भी इस समय हॉरिफाइड थे। इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ फॉर्मिडेबल है। जेड मेडन सेक्ट और चियन सेक्ट के लीडर्स दोनों हैरान दिखे जब उन्होंने ल्यूई की तरफ देखा तो उनकी आंखें गहरी अप्रहेंशन से भरी थीं। और कौन आकर ट्राई करना चाहता है? ल्यूई हाथ पीट करके खड़ा था। भीड़ पर नजर दौड़ा रहा था। जहां भी उसकी नजर पड़ती कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं करता। सब सिर झुका लेते थे, खासकर वे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। उनके दिल डर से भरे हुए थे। विंड क्लाउड सिटी में कब ऐसा व्यक्ति आ गया? मास्टर जीत गए। जब ज़ायरो चेन ने देखा कि ल्यूई ने मिडिल-एज्ड मैन को हरा दिया है तो वह तुरंत खुशी से झूम उठा। उसका चेहरा एक्साइटमेंट और जॉय से भरा था। यह व्यक्ति सचमुच अमेजिंग है। ज़ायरो चेन के बगल वाली पर्पल लड़की भी उतनी ही शॉक्ड थी। फिर उसकी साफ आंखों में जोश चमकने लगा। ल्यूई ने जो भयानक स्ट्रेंथ दिखाई थी उसने उसे होप दी। चैप्टर 4 डॉग आइज लुक डाउन ऑन पीपल। इस डिसाइपल रिक्रूटमेंट के दौरान ल्यूई एक रहस्यमय एक्सपर्ट के अचानक प्रकट होने ने सबको चौंका दिया, खासकर वे 3 अन्य फैक्शंस जिन्हें पहले ल्यूई के साथ नजरअंदाज कर दिया गया था। वे अब पूरी तरह स्तन थे। दाम, ये तो कोई छिपा हुआ बड़ा आदमी है। नहीं, मुझे उसके सेक्ट में ज्वाइन करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जैसे जैसे सब शॉक्ड हो रहे थे उनकी आंखों में और भी ज्यादा फर्व और ईगरनेस आ गई। उनकी आंखों में वह फर्वेंट और ईगर नजरिए को देखकर ल्यूई कैसे नहीं जान सकता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन इस समय वह उन्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करने क्यों देता? ऑपर्ट्यूनिस्ट्स का एक समूह। ल्यूई ने मन ही मन ठंडी सांस ली। ऐसा लगता है किसी में आकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। ल्यूई ने भीड़ पर अपनी नजर दौड़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की तो वह मुड़ा और अपने स्टेशन पर वापस आ गया। मास्टर शक्तिशाली है। ल्यूई को वापस आते देख ज़ायरो चेन पूरी तरह प्रशंसा से भर गया था। उसकी आंखें एक फर्वेंट फैन की तरह थीं, साथ ही वह अपनी चॉइस पर खुश था। ल्यूई ने स्माइल किया, फिर उस पर्पल लड़की की तरफ देखा जो अभी भी वहीं खड़ी थी और फिर से स्माइल किया। अपने पिछले टॉपिक को फिर से शुरू करते हैं। क्या तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन करना चाहोगी और मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? ल्यूई को यह कहते सुन लड़की अचानक अपने सेंसेस में वापस आई और बिना कुछ कहे तुरंत घुटनों पर बैठ गई। पूरे सम्मान के साथ कहा। डिसाइपल कायन यू मास्टर को प्रणाम करती है। कायन यू, मैंने नोट कर लिया, उठो, आज से तुम मेरी दूसरी डिसाइपल हो। ल्यूई ने एक संतुष्ट स्माइल के साथ कहा। उसे उठाते हुए फिर कायन यू के रिएक्ट करने की प्रतीक्षा किए बिना उसने सीधे एक फिंगर पॉइंट किया। बस एक अदृश्य एनर्जी तुरंत कायन यू के ग्लेबेलम में प्रवेश कर गई और उसका नाजुक शरीर कांप उठा। कायन यू ने केवल इतना महसूस किया कि शक्तिशाली एनर्जी की एक लहर उसकी मेरिडियंस में बह रही थी। वे मेरिडियंस जो पहले ब्लॉक्ड थी इस एनर्जी का सामना करते ही तुरंत बिखर गईं और नथिंगनेस में बदल गईं और यह एनर्जी बिना रुके जारी रही। जो जेंटल पावर यह लेकर आई थी उसने कायन यू की मेरिडियंस और उसके सोल को कंटिन्यूअसली नरिश भी किया। एक इंस्टेंट में इसने उसे एक मॉटल से सीधे बॉडी रिफाइनिंग अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू करा दिया। यह अचानक हुए इस बदलाव ने कायन यू को पूरी तरह शॉक्ड कर दिया, साथ ही 5 सेक्ट लीडर्स जो यहाँ ऑब्जर्व कर रहे थे और वहां मौजूद सभी लोग। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे भी स्तंभ रह गए। उसने एक्चुअली कर दिया मेरिडियंस ब्लॉक्ड की प्रॉब्लम को इतनी आसानी से सॉल्व करने में सक्षम। यह कोई ट्रू पर्सन रेल्म एक्सपर्ट नहीं बल्कि युअंदन रेल्म का एक महान एक्सपर्ट है। किंगयन सेक्ट के व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन महमद।
उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। सबने ब्लैंकली इस दृश्य को देखा। पूरा स्पेस जमे हुए सा लग रहा था। ल्यू यी ने एक बार फिर अपनी भयानक शक्ति को अपने कार्यों से साबित कर दिया, जहां सब हॉरिफाइड थे। वहीं सबको अपने चेहरों पर एक झनझनाहट भी महसूस हुई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सीमिंगली ऑर्डिनरी युवा वास्तव में एक ऐसा पीएलएस एक्सपर्ट होगा जो पिग बनकर टाइगर खाता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? ल्यू यी ने स्माइल करते हुए पूछा। काइन यू की तरफ देखकर, जो बॉडी रिफाइनिंग अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। काइन यू ने अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस किया और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। क्या इससे उसके शरीर को कोई नुकसान हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह देखकर ल्यू यी बिना मतलब के माथा सिकोड़े बैठा रह गया। अगले ही सेकंड बैंग, एक आवाज के साथ काइन यू एक बार फिर ल्यू यी के सामने घुटनों पर बैठ गई। तुम क्या कर रही हो? ल्यू यी ने जल्दी से उसे उठाया। मास्टर की कृपा जिसने काइन यू को फिर से बनाया। काइन यू कभी नहीं भूलेगी। मैं केवल यह आशा करती हूँ कि अब से मैं मास्टर के पास रह सकूं और जीवन भर मास्टर की सेवा कर सकूं, काइन यू ने कांपती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। ओह ओल्ड मैन, यह ओरिजिनली एक बहुत ही टचिंग सेंटेंस था, लेकिन ल्यू यी का चेहरा यह सुनकर काला पड़ गया। हालांकि मैं 100 साल जीवित रहा हूँ, मैं फिर भी केवल 20 साल का दिखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हारा मास्टर हमेशा से सिंगल रहा हूं। क्या मुझे ओल्ड मैन कहना रियली उचित है? ल्यू यी ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन उसने फिर भी उसे उठाया और राहत के साथ सिर हिलाया। तुम्हारा यह इंटेंशन होना अच्छा है। उसने उसके चेहरे से आंसू पोंछे। काइन यू और ज़ाइरो चेन को अपना डिसाइपल बनाना ल्यू यी के लिए एक खुशी की बात थी। हालांकि उसे सिस्टम द्वारा दिया गया मिशन कंप्लीट करने के लिए अभी भी 3 और चाहिए थे। अब उन लोगों की तरफ देखकर जिनकी आंखों में भूखे भेड़ियों जैसी ललक थी, मानो उन्होंने भोजन देख लिया हो, ल्यू यी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह इन लोगों में से रैंडम रूप से 3 डिसाइपल्स चूज करेगा? एब्सोल्युटली नहीं। ये लोग नेचुरली उसकी ताकत देखने के बाद बेहद उत्सुक हो गए थे। अगर वह डिसाइपल्स एक्सेप्ट करता तो उसे कुछ थ्रेशोल्ड्स और टेस्ट सेट करने होंगे। सिस्टम, तुम चाहते हो कि मैं कम से कम 5 डिसाइपल्स रिक्रूट करूं? वे मेरे पर्सनल डिसाइपल्स नहीं होने चाहिए, है ना? ल्यू यी बिना मतलब के अपने मन में पूछे बैठा रह गया। नहीं, जब तक वे नाइट हेवन सेक्ट डिसाइपल्स हैं, उसमें यूटिलिटी डिसाइपल्स, आउटर सेक्ट डिसाइपल्स, इनर सेक्ट डिसाइपल्स आदि शामिल हैं। सिस्टम की आवाज ल्यू यी के मन में गूंजी। सिस्टम को सुनने के बाद ल्यू यी ने आंखों में राहत की सांस ली। जैसा उसने सोचा था, अगर ऐसा है तो यह बहुत आसान है। ल्यू यी के मुंह के कोने थोड़ी सी मुस्कान में बदल गए और अचानक, ए सीनियर, क्या आप अभी भी डिसाइपल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक डरी हुई आवाज ल्यू यी के कानों में पड़ी। ल्यू यी होश में आया और उसने देखा कि 2 भारी भरकम आदमी उसके पास आ रहे हैं। रिस्पेक्टफुल स्माइल्स दिखा रहे थे। दामित, ल्यू यी बिना मतलब की गाली देते हुए बोला। क्या ये 2 आदमी उन 3 फैक्शंस में से नहीं थे जिन्हें उसके साथ नजरअंदाज किया गया था? इसके अलावा उसे साफ याद था कि ये 2 आदमी उस ग्रुप से थे जिसने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। गेट लॉस्ट, तुम 2 भारी भरकम आदमी, क्या तुम्हें मेरा डिसाइपल बनने की क्वालिफिकेशन भी है? ल्यू यी ने अबे कुछ डिमीनर बनाए रखने की परवाह नहीं की और सीधे गाली दी। दिस, दोनों आदमी कांप उठे। उनके चेहरे डर से पेल पड़ गए। बाकी सब भी स्तंभ थे। बेशक अगर तुम में से हर कोई 1000 स्पिरिट स्टोन दे सकता है तो मैं तुम्हें यूटिलिटी डिसाइपल का स्टेटस देने पर विचार कर सकता हूं, ल्यू यी ने हल्की सी स्माइल लगाते हुए कहा। उसके मन में अचानक एक प्लान आया था। 1000 स्पिरिट स्टोन्स। ल्यू यी के शब्द सुनकर जो लोग अब भी ल्यू यी के सेक्ट में ज्वाइन करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि यही वह इफेक्ट था जो ल्यू यी चाहता था। तुम्हें किसने कहा था कि डॉग आइज के साथ लोगों को नीचा दिखा? इसके अलावा ये वे एलिमिनेटेड लोग थे जो 5 ग्रेट सेक्ट्स के सिलेक्शन समाप्त करने के बाद बचे थे। चैप्टर 5, रिक्रूटिंग अ वेव ऑफ सेक्ट एल्डर्स। जब ल्यू यी ने तुरंत 1000 स्पिरिट स्टोन्स मांगे तो सबका उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। 1000 की बात ही क्या, एक स्पिरिट स्टोन भी उनके लिए जो मॉर्टल्स थे एक अमूल्य खजाना था। साई भूल जाओ, हमें किसने कहा था कि हम उस समय गलत थे? हमने यह सब अपने ऊपर लाया है। इसके साथ जीने का कोई तरीका नहीं है। सबने आह भरी और ज़ाइरो चेन और काइन यू को एनवी से देखा। जल्द ही सब एक के बाद एक प्लाजा छोड़कर चले गए। जाती हुई भीड़ को देखकर ल्यू यी की एक्सप्रेशन शांत थी, बिना किसी इंटेंशन के उन्हें रोकने का। हालांकि नाइट हेवन सेक्ट अभी फाउंडेड हुआ था और वह बड़ी संख्या में डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें किसी को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा ल्यू यी की स्टिल एम्बिशंस थीं। चूंकि वह एक सेक्ट एस्टैब्लिश करने जा रहा था तो वह नेचुरली सबसे ताकतवर बनाना चाहता था। बाकी सब तो जा चुके थे, लेकिन ल्यू यी के सामने वाले 2 बिग मैन अभी भी वहीं खड़े थे। उनके चेहरों पर अभी भी अनविलिंगनेस झलक रही थी। जा रहे वे मॉर्टल्स क्या जानते थे कि एक यूअंदन रेल्म एक्सपर्ट उनके कल्टिवेशन के लिए एक महान अपॉर्चुनिटी था। 1000 स्पिरिट स्टोन्स इन निम्न स्तर के लोगों के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर हो सकता था, लेकिन ल्यू यी की स्ट्रेंथ की तुलना में यह पहले से ही बेहद कम था। सीनियर, 1000 स्पिरिट स्टोन्स रियली बहुत महंगा है। क्या यह थोड़ा कम हो सकता है? 800 के बारे में क्या ख्याल है? इस समय दोनों आदमियों ने दांत पीसते हुए फिर से बात की। दोनों बिगमैन को देखकर जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, ल्यू यी ने ठंडे स्वर में कहा, कोई नेगोशिएशन नहीं। यह दोनों आदमियों के चेहरे तुरंत बेहद बदसूरत हो गए। क्या समायोजित करने का कोई और तरीका नहीं है? उनकी परसिस्टेंस को देखकर ल्यू यी थोड़ा हैरान हुआ। इस समय उसे अचानक कुछ याद आया जो उसने तैयार नहीं किया था। उसने हल्की सी स्माइल लगाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, कृपया हमें बताएं सीनियर। जब तक हम कर सकते हैं हम इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों आदमी डिलाइट से भर गए और जल्दी से पूछा, इस सीट के पास अभी भी क्वाइट कल्टिवेशन के लिए जगह का अभाव है। जब तक तुम इस सीट के लिए यह जगह ढूंढ लेते हो, यह सीट तुम्हारे लिए थ्रेशोल्ड घटाकर 800 स्पिरिट स्टोन्स कर सकता है और तुम्हें यूटिलिटी डिसाइपल का स्पॉट दे सकता है। ल्यू यी ने दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए उदासीनता से कहा। दोनों आदमी पहले स्तंभ हुए, फिर तुरंत ओवरजॉयड हो गए और बार बार बोले, सीनियर यह काम हम पर छोड़ दीजिए। याद रखना यह एक सुंदर और क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए और तुम्हारे पास केवल 3 डेज हैं। अगर 3 डेज के बाद तुम नहीं ढूंढ पाए तो इस सीट को दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ल्यू यी ने ठंडी सांस ली, अब उन दोनों आदमियों की तरफ नहीं देखा। यस, दोनों आदमियों ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया, फिर जल्दी से पीछे हट गए। मास्टर, आप इन 2 आदमियों को मौका क्यों दे रहे हैं?
उन्होंने पहले हमारा मजाक उड़ाया और हमारा अपमान किया था। दो बड़े आदमियों की पीठ को जाते हुए देखकर ज़ाइरो चेन ने कंफ्यूजन में पूछा, इस मास्टर की अपनी योजनाएं हैं, भले ही वे इस मास्टर द्वारा दिया गया कार्य पूरा कर ले और नाइट हेवन सेक्ट में ज्वाइन कर ले, वे कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते। यह मास्टर उन्हें सेक्ट से निकाल भी सकता है। ल्यूई ने हल्की सी स्माइल लगाते हुए कहा। पूरी तरह से अनकंसर्न्ड वह ज़ाइरो चेन और दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि नाइट हेवन सेक्ट का अभी तक कोई स्पेसिफिक एड्रेस नहीं था। क्या वह ऐसा कर सकता था? इन दो बिग मैन के जाने के बाद बचे हुए दो छोटे स्कूल्स इतने समझदार थे कि सेक्ट में ज्वाइन करने के बारे में पूछने के लिए सामने नहीं आए। वे केवल दूसरों के साथ डिजेक्टेडली जा सकते थे। यह ठीक इसी समय था कि तीन लोग ल्यूई और उसके कंपानियंस की तरफ चले आए। ग्रीटिंग्स। सीनियर तीनों ल्यूई के सामने आए और उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उन तीनों को देखकर ल्यूई ने थोड़ा आईब्रो ऊपर उठाया और उदासीनता से कहा, क्या है? ये तीन बिल्कुल वही थे जो बचे थे। किंगयन सेक्ट से व्हाइट हेयर ओल्ड मैन और क्शुअन्युअन सेक्ट तथा चियन सेक्ट से दो मिडिल एज्ड मैन। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी जो कहा वह सच है। क्या सिर्फ 1000 स्पिरिट स्टोन से आपके सेक्ट में ज्वाइन करना सचमुच संभव है? किंगयन सेक्ट के ओल्ड मैन ने पहले बात की, यह सच है। ल्यूई ने तीनों को अजीब नजर से देखते हुए कहा, क्या ये तीन भी ये वे स्पिरिट स्टोन्स हैं जो इस बूढ़े ने अपनी कल्टिवेशन शुरू करने के बाद से अक्यूमुलेट किए हैं? बिल्कुल 1000। मैं केवल यह आशा करता हूं कि सी ने मुझे आपके एस्टीम्ड सेक्ट के डिसाइपल का टाइटल दे सकता है, भले ही वह यूटिलिटी डिसाइपल ही क्यों न हो। बूढ़े ने अपना हाथ घुमाया और एक स्टोरेज पॉट तुरंत उसके हाथ में प्रकट हो गया और हम भी। इस समय बूढ़े के बगल वाले दो मिडिल एज्ड मैन ने भी अपने हाथ घुमाए और उनमें से हर एक के हाथ में एक स्टोरेज पाउच प्रकट हो गया। तीनों को एक साथ स्टोरेज पाउचेज निकालते देख ल्यूई एक पल के लिए रिएक्ट नहीं कर पाया। 1000 स्पिरिट स्टोन्स बस ऐसे ही निकाल दिए। संयोग से किंगयन सेक्ट का वह मिडिल एज्ड मैन जिसे पहले ल्यूई ने बेहोश कर दिया था अभी भी उठा था। उसने बूढ़े को सम्मानपूर्वक स्पिरिट स्टोन्स चढ़ाते देखा तो वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया, एल्डकिन तुम क्या कर रहे हो? न केवल यह मिडिल एज्ड मैन बल्कि चियन सेक्ट और क्शुअन्युअन सेक्ट के अन्य दो रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों के भी चेहरे उदास थे। बूढ़े ने उस आदमी के शब्दों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन अन्य दो आदमियों के साथ ल्यूई के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा रहा। अपने सामने खड़े इन तीन रिस्पेक्टफुल लोगों को देखकर ल्यूई को पहले से ही एक आइडिया आ चुका था। ये तीनों मिडिल स्टेज ऑफ कॉफ फॉर्मेशन कल्टिवेशन में थे और उन्होंने पहले ल्यूई का मजाक नहीं उड़ाया था। इसके अलावा इन तीन अनुभवी लोगों के ज्वाइन करने से उसके लिए सेक्ट को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। अधिक महत्वपूर्ण बात, उसके आज का मिशन एक परफेक्शन सक्सेस था। ल्यूई फाइनली स्माइल्ड एंड सेड, गुड, यू डोंट नीड टू बी यूटिलिटी डिसाइपल्स, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी एल्डर्स इन द इनर सेक्ट। इनर सेक्ट एल्डर। ल्यूई के शब्द सुनकर तीनों कृतज्ञता से अभिभूत हो गए, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो अपनी वर्तमान स्थिति के साथ भी। वे केवल आउटर सेक्ट एल्डर्स थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ल्यूई के साथ उन्हें सीधे इनर सेक्ट एल्डर्स के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा। यह सुनकर वे कैसे शॉक्ड नहीं हो सकते थे। इसके अलावा ल्यूई द्वारा प्रदर्शित की गई भयानक कल्टिवेशन और स्ट्रेंथ ने उनकी कल्पना को पार कर लिया था, जो उनके लिए एक महान फॉर्चून थी। इंडीड, सेक्ट को इसे मैनेज करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। बेशक आप मना भी कर सकते हैं और आउटर सेक्ट एल्डर या यूटिलिटी डिसाइपल बन सकते हैं, यह सीट तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। ल्यूई ने कहा, धन्यवाद सेक्ट मास्टर, हम इनर सेक्ट एल्डर्स के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हैं। तीनों एक घुटने पर बैठ गए। उनके चेहरे एक्साइटेड थे। ल्यूई के लिए उनका एड्रेस भी बदल गया और उनके स्वर में बहुत अधिक सम्मान था। बहुत अच्छे, उठो। ल्यूई ने सैटिस्फैक्शन के साथ स्माइल किया, अपना हाथ हिलाया और तीनों के हाथों में स्टोरेज पाउचेज उसने कलेक्ट कर लिए। एक अदृश्य एनर्जी ने तीनों को खड़े होने में भी मदद की। इस इरेजिस्टिबल पावर को पाकर तीनों फिर से अपने दिलों में हॉरिफाइड हो गए। जब तक तुम अच्छा करोगे, यह सेक्ट मास्टर तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। ल्यूई ने तीनों की तरफ देखते हुए स्माइल किया। आपके सबॉर्डिनेट्स निश्चित रूप से सेक्ट मास्टर की उम्मीदों को निराश नहीं करेंगे। तीनों ने सम्मानपूर्वक कहा। उनकी आंखों से फर्व फूट रहा था। एल्डकिन, किंगयन सेक्ट ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम सेक्ट को धोखा क्यों दोगे और दूसरे स्कूल में ज्वाइन करोगे? किंगयन सेक्ट के मिडिल एज्ड मैन ने दांत पीसते हुए व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन की तरफ देखा और फिर से गहरी आवाज में पूछा। मिडिल एज्ड मैन के शब्द सुनकर ल्यूई ने बीच में टोका नहीं। इस समय वह भी सुनना चाहता था कि तीनों क्या कहेंगे। अगर वे सच में अनग्रेटफुल लोग थे तो उसे अपने पिछले शब्दों को वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। एल्डशी, मैंने सेक्ट के लिए 100 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। स्कूल रूल्स के अनुसार मैंने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली है। सेक्ट को अब मेरे डिसीजन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें परेशान करूंगा कि तुम उन डिसाइपल्स को अकेले ही सेक्ट में वापस ले जाओ। व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन ने मिडिल एज्ड मैन से कहा। यू। उस आदमी का चेहरा उदास था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर ल्यूई के बगल वाले अन्य दो मिडिल एज्ड मैन की तरफ देखा। तुम दोनों के बारे में क्या? किंगयन सेक्ट के मिडिल एज्ड मैन से सवाल सुनकर क्शुअन्युअन सेक्ट और चियन सेक्ट के रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों ने कुछ नहीं कहा। केवल ठंडे और नाराज दिखे दो मिडिल एज्ड मैन ने आंखें मिलाकर देखा और दोनों स्माइल कर दिए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद फेलो दाओइस्ट जी। हम केवल आउटर गेस्ट एल्डर्स हैं और सेक्ट को हमारे जाने या रहने में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा सेक्ट के लिए हमारा योगदान पहले ही सेक्ट द्वारा हमें दिए गए रिवॉर्ड से अधिक हो चुका है। चियन सेक्ट के मिडिल एज्ड मैन ने चकल करते हुए कहा। चैप्टर 6 बाउंड्रीज। जैसे ही वह तीनों एल्डर्स बातें कर रहे थे, सिस्टम की आवाज ल्यूई के दिमाग में गूंजी। डींग, बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा करने के लिए आपको पान, बाउंड्री ब्रेकिंग पिल और 7 किलिंग सेक्ट प्रोटेक्शन अरे से सम्मानित किया जाता है। क्या आप अभी इन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज सुनकर ल्यूई के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। सिस्टम ने ल्यूई से कहा था कि वह 5 सेक्ट डिसाइपल्स रिक्रूट करे और एल्डर्स नेचुरली सेक्ट डिसाइपल्स में गिने जाते थे, इसलिए ल्यूई का मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। जल्दी नहीं, ल्यूई ने मन ही मन सोचा। अभी इतने सारे लोग मौजूद थे, इसलिए यह निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि वह खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करता था, फिर भी लोकी रहना ही बेहतर था। अगला मिशन सेक्ट के लिए जगह का चुनाव करना, सेक्ट के पदों का आवंटन करना और सेक्ट की शुरुआती नींव स्थापित करने के लिए विभिन्न अन्य प्रोजेक्ट्स को पूरा करना।
अभी अभी एक मिशन पूरा किया था कि सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। सिस्टम द्वारा जारी किया गया मिशन सुनकर ल्यूई का दिल खुशी से भर गया। अगर सिस्टम ने कहा भी नहीं होता तो वह आगे यही करने वाला था। यह कहा जा सकता था कि यह एक फ्रीबी था। इससे आसान कुछ भी नहीं था। 100 साल की सफाई का बदला 100 मिलियन ईयर्स की कल्टिवेशन से मिला, यह इसके लायक था। अब क्या आपको अभी भी मेरे सेक्ट के एल्डर से कोई प्रॉब्लम है? अपने विचारों को वापस लाते हुए ल्यूई ने सामने वाले 3 सेक्ट लीडर्स की तरफ देखा, जिनके चेहरे उदास थे, और ठंडे स्वर में बोला। उस ठंडी आवाज ने किंगियन सेक्ट के मिडिल एज्ड आदमी और बाकियों को कांपा दिया, और उन्हें एक अपार डेंजर का एहसास हुआ। हालांकि वे कुछ लोग नाराज और असमर्थ थे, फिर भी वे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक बार जब मैं यह मामला सेक्ट को रिपोर्ट कर दूंगा तो मैं देखूंगा कि तुम इसे कैसे सुलझाते हो। किंगियन सेक्ट के मिडिल एज्ड आदमी ने ल्यूई और बाकियों की तरफ देखते हुए दांत पीसकर मन ही मन सोचा। आसमान में पहले ही अंधेरा छाने लगा है, अब जाने का समय हो गया है। पश्चिम में डूबते सूरज की आखिरी किरण को गायब होते देख ल्यूई ने व्हाइट हेड ओल्ड मैन और बाकियों से कहा, जैसा सेक्ट मास्टर का आदेश। तीनों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। थोड़ी ही देर में ल्यूई ज़ाओ चेन और बाकियों को लेकर मैदान से दूर चला गया। जिधर से वे गुजरते मैदान के आसपास अभी भी खड़ी भीड़ अनजाने में रास्ता बना देती। उनकी आंखों में विस्मय और ईर्ष्या भरी होती थी। उस रात विंड क्लाउड सिटी के एक सराय के एक विशाल कमरे में ल्यूई ने ज़ाओ चेन और बाकी पांचों को यहां बुला लिया था। चूंकि अब तुम लोग मेरे नाइट हेवन सेक्ट का हिस्सा हो, यह सेक्ट मास्टर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। इसे सेक्ट में शामिल होने के तोहफे के रूप में समझो। अपने सामने आदरपूर्वक खड़े पांचों को देखते हुए ल्यूई ने कहा, और अपना हाथ हिलाते ही 5 छोटे चौकोर लकड़ी के बक्से हर एक के पास जा पहुंचे। यह क्या है? अपने सामने के बक्से को देखकर, जिससे एक तेज औषधीय सुगंध आ रही थी, पांचों ने हैरानी के भाव दिखाए। बस उस औषधीय सुगंध को सूंघते ही उनके शरीर के अंदर का ट्रू एसेंस तेज होकर उबलने लगा, जो दर्शाता था कि बक्से के अंदर की चीज साधारण नहीं थी। यह बाउंड्री ब्रेकिंग पिल जो मॉर्टल्स इन्हें खाते हैं, वे सीधे का रिफाइनिंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और जो कल्टिवेटर्स ट्रू ऑरिजिन रेल्म और उससे ऊपर लेकिन अंडरगोइंग ट्रिब्यूलेशन रेल्म से नीचे हैं, वे सीधे एक पूरे मेजर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ल्यूई ने समझाया। उसने सिस्टम से बाउंड्री ब्रेकिंग पिल के प्रभावों के बारे में पहले ही जान लिया था। कल्टिवेशन का मार्ग 10 मेजर रेल्म्स में बनता है। बॉडी रिफाइनिंग, काई रिफाइनिंग, ट्रू एसेंस, एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन, काई सी, इमॉर्टल मास्टर, को फॉर्मेशन, नेसेंट सोल, अंडरगोइंग ट्रिब्यूलेशन और इमॉर्टल। हर रेल्म आगे अर्ली, मिडल और लेट स्टेजेस में बनता है। पूरे महाद्वीप में इमॉर्टल्स लगभग पौराणिक प्राणी हैं, जिन्हें कभी किसी ने देखा भी नहीं है। अंडरगोइंग ट्रिब्यूलेशन रेल्म के शक्तिशाली लोग भी अत्यंत दुर्लभ हैं। ल्यूई की बातें सुनकर ज़ाओ चेन और व्हाइट हेड ओल्ड मैन और बाकियों की आंखें तुरंत फैल गईं। हालांकि उन्होंने कभी बाउंड्री ब्रेकिंग पिल के बारे में सुना नहीं था, लेकिन इसके प्रभाव बिल्कुल अनसुने थे। यह सीधे उन्हें एक पूरे मेजर रेल्म में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता था। मास्टर, यह बहुत कीमती है, आपको इसे अपने ब्रेक थ्रू के लिए रखना चाहिए, ज़ाओ चेन ने तुरंत कहा, और उसके बगल में कायन यू ने मुर्गी के बच्चे की तरह सिर हिलाया। हाँ सेक्ट मास्टर, इस बाउंड्री ब्रेकिंग पिल के इतने भयानक प्रभाव हैं, आपको इसे अपने ब्रेक थ्रू के लिए रखना चाहिए, इसे हमें देना बेकार जाएगा। व्हाइट हेड ओल्ड मैन और बाकी तीनों ने भी इस समय कहा, इस मेडिसिनल पिल का मुझ पर लगभग कोई असर नहीं होता। तुम्हारी कल्टिवेशन जितनी बढ़ेगी, मेरे सेक्ट की समग्र ताकत उतनी ही बढ़ेगी। उन कुछ लोगों को देखते हुए ल्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिस्टम ने उसे नहीं बताया होता कि इन मेडिसिनल पिल्स का उस पर कोई असर नहीं होता, तो उसने ये सब बहुत पहले ही खा लिए होते। इसके अलावा सिस्टम द्वारा रिवॉर्डेड की गई ये 5 मेडिसिनल पिल्स साफ तौर पर ज़ाओ चेन और बाकियों के लिए ही तैयार की गई थी। लेकिन यह भी अच्छा था, सिस्टम की मदद से उसे ज़ाओ चेन और बाकियों को पढ़ाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह क्या हो सकता है कि सेक्ट मास्टर युअंदन रेल्म के विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि जानकार। व्हाइट हेड ओल्ड मैन और बाकी तीनों ने ल्यूई की बातें सुनकर अपने दिलों में अचानक विशाल लहरें उठती महसूस की, और उन्हें इस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल लगा। बस करो, अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो ले लो, मुझसे दोबारा मत कहलवाओ। ये कुछ लोग अभी भी सदमे में थे, और ल्यूई ने भौहें सिकोड़ते हुए फिर से कहा, जी। पांचों तुरंत चौकन्ने हो गए और अब मना नहीं किया। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद सेक्ट मास्टर। पांचों ने जबरदस्ती अपना उत्साह काबू में किया, लकड़ी के बक्सों को स्वीकार किया, ल्यूई को प्रणाम किया। उनकी आवाजें आभार और सम्मान से भरी हुई थीं। तुम जा सकते हो। यह देखकर कि पांचों ने आखिरकार स्वीकार कर लिया, ल्यूई मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पांचों ने फिर से प्रणाम किया और फिर सब चले गए। ल्यूई खिड़की के पास आया। तारों भरे आसमान में ऊंचा लटके घटते चांद को देखते हुए वह उस बातचीत को याद किए बिना नहीं रह सकता था, जो उसने सिस्टम के साथ की थी जब उसे पहली बार 100 मिलियन ईयर्स की कल्टिवेशन मिली थी। असल में वह सिर्फ एक वाक्य था, अगर मैं अपने लिए कुछ करने को न ढूंढूं तो क्या जीवन उबाऊ नहीं होगा। और इसलिए उसने सिस्टम द्वारा जारी किए गए मिशनों को स्वीकार करना जारी रखा। सिस्टम, क्या तुम अगली बार बड़े रिवॉर्ड्स दे सकते हो? ल्यूई ने पूछे बिना नहीं रहा। क्षमा करें, होस्ट के प्रश्न के संबंध में सिस्टम उत्तर नहीं दे सकता। सिस्टम के रिवॉर्ड सभी रैंडम होते हैं। सिस्टम ने हमेशा की तरह उत्तर दिया, कोई बात नहीं। ल्यूई लाचार था और आखिर में बस बोला, तो मैं अभी किस रेल्म में हूं, तुम यह तो बता सकते हो है ना? सिस्टम जिम्मेदारी से होस्ट को बता सकता है कि वर्तमान होस्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग। सिस्टम ने आखिरकार उत्तर दिया, ल्यूई बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग? इनविंसिबल? ल्यूई ने पूछा। हालांकि इस समय सिस्टम ने फिर से कोई उत्तर नहीं दिया। ल्यूई बहुत निराश महसूस कर रहा था। यह सिस्टम हमेशा उसे उत्सुकता में रखता था। चैप्टर 7 पीच ब्लॉसम रेल्म में। अगली सुबह ल्यूई ने अपनी आंखें खोली। उनमें से एक दिव्य प्रकाश चमककर गुजरा। 100 मिलियन ईयर्स की कल्टिवेशन सचमुच भयानक है।
ल्यूई के होंठ हल्की मुस्कान में मुड़ गए। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और एक विचार मात्र से बूम, एक रंगहीन ऊर्जा जैसे आग की लपटें उसकी हथेली में जलने लगी। जैसे ही यह ऊर्जा प्रकट हुई, पूरे कमरे की जगह मुड़ने लगी। अपने चारों ओर मुड़ती जगह को देखकर ल्यूई भी चौंक गया। उसने महसूस किया कि अगर उसने अपनी हथेली को जरा भी दबाया तो पूरी जगह पल भर में अनाइलेट हो जाएगी। उसने एक बात कंफर्म कर ली थी, उसका वर्तमान स्वरूप एक असीमित ट्रेजर ट्रोव की तरह था। जब तक वह खुदाई करता रहेगा, उसे अप्रत्याशित रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और अपनी ही शक्ति के बारे में उसकी वर्तमान समझ केवल एक हिमशैल का सिरा थी। ठीक उसी समय, मास्टर, क्या आप जाग गए हैं? दरवाजे के बाहर से ज़ारू चेन की आवाज आई। ल्यूई की चेतना हिली, उसके हाथ में ऊर्जा समाप्त हो गई और जगह तुरंत सामान्य हो गई। थोड़ी सी देर में ल्यूई ने दरवाजा खोला और देखा कि ज़ारू चेन और कायन यू पहले से ही बाहर खड़े थे। डिसाइपल मास्टर को प्रणाम करता है। जब दोनों ने ल्यूई को दरवाजा खोलते देखा तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। उनका स्वर अविश्वसनीय रूप से आदरपूर्ण था। प्रणाम। ल्यूई स्तब्ध रह गया। उसे इस दुनिया में ऐसे रिवाज की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह अपने 2 डिसाइपल्स की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न था। उसने फिर उन्हें उठाया, मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन औपचारिकताओं की परवाह नहीं करता। तुम्हें हर दिन मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों थोड़ा हैरान थे। ल्यूई उन्हें बहुत दयालु और सुलभ होने का एहसास कराता था, लेकिन यही वजह थी कि वे बोझिल महसूस नहीं करते थे। जे दोनों ने तुरंत आदरपूर्वक उत्तर दिया। सीखने योग्य युवा हो। ल्यूई मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह मास्टर, गुड हीरो गांग के 2 लीडर्स पहले से ही बैठक कक्ष में इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? ज़ारू चेन इस समय फिर से बोला। इतनी जल्दी? ल्यूई थोड़ा हैरान हुआ। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि गुड हीरो गांग के 2 लीडर्स वही 2 हृष्टपुष्ट आदमी थे जो कल गए थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें 3 दिन देने के बाद वे अगली ही सुबह आ पहुंचेंगे। चलो चलकर देखते हैं, ल्यूई ने कहा। जे तीनों जल्दी से एक बैठक कक्ष में पहुंचे। इस समय 5 आकृतियां पहले से ही बैठक कक्ष में खड़ी थीं। 2 हृष्टपुष्ट आदमी अपने बगल वाले 3 लोगों की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर रुका हुआ डर था। इजेक्ट मास्टर, किंतियान, वुफेंग और मेंगडाओ ने जब ल्यूई को आते देखा तो तुरंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। ये 3 उसके नाइट हेवन सेक्ट के 3 इनर सेक्ट एल्डर्स थे। हालांकि इस समय उन तीनों से जो और निकल रहा था वह कल की तुलना में बहुत तेज था। ल्यूई जानता था कि तीनों पहले ही उसके दिए हुए बाउंड्री ब्रेकिंग पिल को ले चुके थे और अब उनकी कल्टिवेशन सबकाइसी रेल्म के मिडल स्टेज तक पहुंच चुकी थी। ल्यूई ने सिर हिलाया, फिर 2 हृष्टपुष्ट आदमियों की तरफ देखा। सेक्ट मास्टर, यह वह जगह है जो हम दोनों भाइयों ने खोजी है, कृपया देखिए। दोनों हृष्टपुष्ट आदमियों ने झटपट ल्यूई को एक पीली पर चुकी चर्मपत्र की मानचित्र सौंप दी। तायुअन रेल्म। ल्यूई ने एक भौं उठाई। उसकी आंखों में थोड़ा भ्रम था। वह इस महाद्वीप पर भी 100 साल रह चुका था, लेकिन उसने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि ये 3 शब्द सुनते ही उसके बगल में किंतियान और बाकी दोनों की आंखों में थोड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। किंतियान बिना रुके बोला, क्या यह 100 साल पहले तायुअन ट्राइब का निवास स्थान है? बिल्कुल, दोनों हृष्टपुष्ट आदमियों ने तुरंत सिर हिलाया। धिठाई। हालांकि तायुअन ट्राइब कभी किंजू का सबसे सुरम्य स्थान था, लेकिन यह एक इन्नेट माउंटेन प्रोटेक्टिंग अरे से घिरा हुआ था और जब से ब्लैक ड्रैगन प्रकट हुआ, तायुअन ट्राइब के आसपास का क्षेत्र ब्लैक ड्रैगन के जहरीले कोहरे से भी घिर गया है। यहाँ तक कि मॉर्टल मास्टर के विशेषज्ञ भी आसानी से कदम नहीं रख सकते। तुम सेक्ट मास्टर को इतना जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हारा इरादा क्या है? किंतियान ने तुरंत दोनों को डांटा। काइसी रेल्म के विशेषज्ञ द्वारा डांटे जाने पर दोनों हृष्टपुष्ट आदमी डर के मारे तुरंत पीले पड़ गए, तुरंत घुटनों के बल गिर गए और ल्यूई तथा किंतियान से जल्दी से बोले, सेक्ट मास्टर सर, कृपया हमारी बात सुनिए। ल्यूई ने हाथ हिलाकर दोनों को रोका और किंतियान की तरफ देखकर कहा, एल्डकिन, ऐसा लगता है कि तुम भी इस तायुअन रेल्म के बारे में जानते हो, मुझे इसके बारे में बताओ। जे किंतियान ने आदरपूर्वक कहा, फिर तायुअन रेल्म के बारे में जो कुछ वह जानता था उसे बयान करना शुरू किया। 2 क्वार्टर ऑफ एन आवर से भी कम समय में किंतियान ने अपनी बात समाप्त कर दी। आदिम जनजाति ब्लैक ड्रैगन इन्नेट माउंटिंग गार्डिंग अरे, दिलचस्प। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंजू में पहले ऐसी कोई जगह होगी। ल्यूई मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह तायुअन रेल्म 100 साल पुराना था और उस समय इसे विभिन्न सेक्ट फोर्सेस द्वारा बंद कर दिया गया था। डींग सिस्टम ने एक मिशन ट्रिगर किया है, ब्लैक ड्रैगन को स्लॉटर करे, एक पूरा सेक्ट सेटअप प्राप्त करे और एक डिवाइन फ्लड ड्रैगन सॉर्ड प्राप्त करे। सिस्टम की आवाज अचानक ल्यूई के दिमाग में गूंजी। ल्यूई मुस्कुराया। वह सोच ही रहा था कि सेक्ट कैसे बनाया जाए और सिस्टम ने एक पूरा सेट दे दिया। यह जरूरत के समय चीजें लेकर आता है। ऐसा लगता था कि उसके पास इस तायुअन रेल्म में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ल्यूई ने फिर अपने सामने घुटनों के बल गिरे 2 हृष्टपुष्ट आदमियों की तरफ देखा और कहा, बोलो, चूंकि तुम जानते हो कि तायुअन रेल्म खतरनाक है और उसमें प्रवेश करना मुश्किल है, तो तुमने मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कहा? तुम्हारा इरादा क्या है? दोनों हृष्टपुष्ट आदमी डर के मारे पीले पड़ गए और जल्दी से बोले, हमारे साथ अन्याय हो रहा है सेक्ट मास्टर। हालांकि ब्लैक ड्रैगन भयानक है, लेकिन वह हर 30 साल में एक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरता है और हर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के बाद ब्लैक ड्रैगन की ताकत बहुत गिर जाती है। उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगता है और अभी हाल ही में ब्लैक ड्रैगन के अंडरगोइंग ट्रिब्यूलेशन का दिन है। सेक्ट मास्टर की ताकत से आप आसानी से उसे स्लॉटर कर सकते हैं और तायुअन रेल्म पर कब्जा कर सकते हैं। तुम यह इतने स्पष्टता से कैसे जानते हो? ल्यूई ने दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। किंतियान और बाकी लोगों ने भी आश्चर्य से दोनों की तरफ देखा। उन्होंने ब्लैक ड्रैगन के लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के बारे में कभी नहीं सुना था, क्योंकि हम दोनों भाई तायुअन ट्राइब के एकमात्र जीवित बचे 2 व्यक्ति हैं।
दोनों हृष्टपुष्ट आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार कुछ भी छिपाए बिना वे बोल पड़े। चैप्टर 8 किलिंग द ड्रैगन। 3 दिन बाद ल्यूई और बाकी लोग एक पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंचे जो कोहरे में लिपटी हुई थी। यह क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज है, तायुआन रेल्म के बाहरी इलाके का प्रोटेक्टिव माउंटेन अरे। अपने सामने कोहरे से ढके पहाड़ों को देखकर किंतियान और बाकी लोग बिना रुके भौहें सिकोड़ने लगे। हाँ, उसके बगल में शिदा और शिया दोनों ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। अगर ब्लैक ड्रैगन का प्रकट होना नहीं होता तो उनके दो भाई अपने घर कैसे छोड़ते और उनके तायुआन ट्राइब के लोग विनाश की आपदा कैसे झेलते। वर्तमान तायुआन रेल्म के बारे में उनके दिलों में एक साथ लगाव और नाराजगी दोनों थी। अपने सामने की पर्वत श्रृंखला को देखकर ज़ाइरो चेन और कायन यू की आंखों में भी विस्मय चमक रहा था और वे चुपचाप ल्यूई के पीछे खड़े थे। यह इन्नेट प्रोटेक्टिव माउंटेन अरे वास्तव में कुछ तरकीबें रखता है, ल्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी डिवाइन सेंस में वह महसूस कर सकता था कि ये पहाड़ एक रहस्यमय रूप में वितरित थे जिससे एक अजीब ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होती थी। यह ग्रेविटेशनल फोर्स उस मैग्नेटिक फोर्स के समान थी जिसे ल्यूई अपने पिछले जन्म में जानता था। यह ठीक इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अस्तित्व के कारण था कि कोहरा साल भर जमा रहता था और बिखरता नहीं था। जैसे ही कोई उसमें प्रवेश करता था वह ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित होता था जिससे संतुलन बिगड़ जाता था, चक्कर आते थे, फिर वह रास्ता भटक जाता था या यहाँ तक कि उसके भीतर नष्ट भी हो जाता था। हालांकि ये पहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी की रचना से धन्य थे जो रहस्यमय शक्ति उत्पन्न करते थे, फिर भी ये ल्यूई के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते थे। बादलों में मिली हुई जहरीली कोहरे की बूंदों की तो बात ही छोड़िए, अब बस एक विचार मात्र से वह पूरी पर्वत श्रृंखला को आसानी से समतल कर सकता था। लेकिन आखिरकार उसने ऐसा नहीं किया, इसके बजाय उसने अपना हाथ हिलाया। बस एक अदृश्य ऊर्जा ने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। ल्यूई ने एक कदम बढ़ाया और वह और बाकी सब अपनी मूल जगह से गायब हो गए। अगले ही पल जब सब फिर से प्रकट हुए वे पहले से ही एक मनोरम वंदलंद में खड़े थे जहां चेरी ब्लॉसम्स गिर रहे थे। अपने सामने का दृश्य देखकर जो पक्षियों के गाने और फूलों की महक से भरा हुआ था, जहां आड़ू के बाग थे, छोटी धाराएं और झरने थे, इमोर्टल क्रेन्स बादलों में नाच रहे थे और साफ सुथरी बनी हुई टेरेस्ट फील्ड्स थी। हर कोई स्तब्ध था। ल्यूई भी हैरान था। यह वातावरण उस किसी भी जगह से ज्यादा खूबसूरत था जो उसने कभी देखी थी और टेलीविजन पर देखी गई किसी भी वंदलंद से ज्यादा चौंकाने वाला और मनमोहक था। क्या यह एक वंदलंद है? ज़ाइरो चेन आखिरकार बिना रुके चिल्लाया। उसकी आंखें पूरी तरह मोहित थीं। उसके बगल में कायन यू और किंतियान तथा बाकी लोग भी मस्त दिख रहे थे। केवल शिदा और शिया थे जिनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। 50 साल बाद वे आखिरकार अपनी उस मातृभूमि में लौट आए थे जिसने उन्हें पाला था। जब 100 साल पहले तायुआन ट्राइब नष्ट हुआ था तब वे अभी भी बच्चे थे। चुपके से तायुआन ट्राइब में दशकों तक रहे और जीवित रहे। उसके बाद अंततः बाहरी दुनिया में भाग गए, अपने नाम बदले और एक नया जीवन शुरू किया। ऐसा वातावरण वास्तव में मेरे नाइट हेवन सेक्ट के योग्य है, ल्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे सब अपने सदमे से बाहर आ गए। सबकी उत्सुक निगाहों के नीचे उसने आखिरकार कहा, आज से यह मेरे नाइट हेवन सेक्ट का निवास स्थान होगा। यह सुनकर हर कोई तुरंत उत्साहित दिखने लगा, विशेषकर शिदा और शिया जिनके शरीर हल्के से कांप रहे थे। अगर वे हमेशा यहाँ रह सकते थे तो यह उनके लिए सबसे वांछित चीज होगी। जैसे ही सब उत्साहित थे, कौन है जो मेरे तायुआन रेल्म में घुसने की हिम्मत करता है? एक तेज और क्रोधित आवाज गूंजी और पूरा स्थान कांप उठा। अरे नहीं, वह ब्लैक ड्रैगन है। शिदा, किंतियान और बाकियों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। जैसे ही सब चौंके, एक काली रोशनी अचानक उनके सामने उतरी और एक दुबले पतले ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन में बदल गई। बूढ़े से एक भयानक और दुष्ट और निकल रही थी और उसकी आंखों में खूनी रोशनी चमक रही थी। इस बूढ़े को देखकर ल्यूई को छोड़कर हर कोई पीला पड़ गया। बूढ़े की नजरों से तकता हुआ कुछ लोगों को लगा जैसे उनकी सोल उसके द्वारा खा ली जाएगी और उनके दिल बेहद भयभीत थे। भले ही किंतियान और बाकी 3 का इसी रेल्म के मिडल स्टे तक पहुंच चुके थे, फिर भी इस बूढ़े के सामने वे गहरी निराशा और लाचारी महसूस कर रहे थे। यह निश्चित रूप से ट्रू पर्सन रेल्म से ऊपर का एक भयानक अस्तित्व था। 8 चिंटियां मेरे दांत भरने के लिए काफी हैं। ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे ठंडे स्वर में बोला। फिर उसकी आकृति रहस्यमय तरीके से सबकी नजरों से गायब हो गई। अरे नहीं! बूढ़े को अचानक गायब होते देख किंतियान और बाकी तुरंत चिंतित होकर चिल्लाए। ल्यूई का भाव शांत था, उसने केवल अपना हाथ हिलाया। बूम! जगह कांप उठी। सबकी फैली हुई आंखों के सामने एक काले रंग की आकृति तुरंत पीछे की ओर उड़ गई। वही ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन था। यह कैसे हो सकता है? अपनी पिछड़ती उड़ान के दौरान बूढ़े ने भी एक अविश्वसनीय आवाज निकाली, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि एक भयानक ऊर्जा उसे कसकर कैद कर रही है। वह बस वैसे ही हवा में रुक गया। तुम आखिर हो कौन? बूढ़े की आंखें फैल गईं। वह शांत युवक की तरफ ध्यान से देख रहा था। इस समय उसने आखिरकार डर महसूस किया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। किंतियान और शिदा तथा बाकी सब स्तब्ध थे। ल्यूई ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन को देखता रहा। आखिरकार उसने बूढ़े के चारों ओर से घनी खून की बदबू आती देखी, जैसे हजारों गलत आत्माएं विलाप कर रही हों। इतना गहरा पाप जिसने क्रूरतापूर्वक अनगिनत जीवन को स्लौत किया है, तुम्हें जाना चाहिए, ल्यूई ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। अदृश्य सौदकाय हवा में पैदा हुई। बूढ़े को आवाज निकालने का भी समय नहीं मिला कि सौदकाय ने उसे पूरी तरह से श्रेद कर दिया। अपनी मृत्यु के क्षण तक फ्लड ड्रैगन ने नहीं जाना कि वह किस तरह के अस्तित्व से मिला था। डींग बधाई हो होस्ट को ब्लैक ड्रैगन को सफलतापूर्वक स्लॉटर करने के लिए सेक्ट स्केल और फ्लड ड्रैगन सॉद जारी कर दिया गया है। क्या आप इन्हें क्लेम करना चाहेंगे? ब्लैक ड्रैगन के स्लॉटर होने के अगले ही पल सिस्टम की आवाज ल्यूई के दिमाग में गूंजी। जल्दी नहीं, ल्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा।
उस सपनों जैसे दृश्य को देखते हुए किंतियान के लोग बिना रुके अपनी आंखें मल रहे थे। उनके दिलों में केवल सदमा भरा था। वह एक ब्लैक ड्रैगन था जो लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरा था, जो युआनदन रेल्म के एक महान विशेषज्ञ के बराबर था। फिर भी ल्यूई ने उसे बस ऐसे ही मार डाला, और ये इतना आसान लग रहा था। ज़ाइरो चैन और कायन यू भी इस समय अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे, अपने सामने सफेद वस्त्र वाली आकृति को देखते हुए। उनकी आंखें आदर से भरी हुई थीं। जैसे ही ब्लैक ड्रैगन अनाइलेट हुआ, ताओयुन रेल्म के चारों ओर की काली काय भी विलीन हो गई। सबने महसूस किया कि इस समय पूरे ताओयुन रेल्म की हवा ज्यादा ताज़ा थी और धूप भी बहुत उज्जवल थी। तुम लोग पहले इस जगह को साफ करो, आज से यह मेरे नाइट हेवन सेक्ट का स्टेशन होगा। ल्यूई फिर मुड़ा और स्तब्ध भीड़ की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जी, हर कोई तुरंत चौकन्ना हो गया, आदरपूर्वक उत्तर दिया और फिर पूरे जोश के साथ काम करने लगा। शिदा और शिया हालांकि पीछे रह गए। उन दोनों की तरफ देखकर ल्यूई की आंखों में भ्रम था। अगले ही पल उसके आश्चर्य के लिए वे दोनों थम करके सीधे उसके सामने घुटनों के बल गिर गए। धन्यवाद सर, हमारे गोत्र का बदला लेने के लिए कृपया मेरे भाइयों के 3 प्रणाम स्वीकार करें, दोनों ने कहा। फिर तुरंत फिर से प्रणाम करने लगे। हर बार उनके माथे जमीन पर लगते असाधारण रूप से गंभीर और गंभीर दिख रहे थे। तुम्हारा शुरुआती इरादा चाहे जो भी रहा हो, तुमने आखिरकार सेक्ट के लिए एक निवास स्थान ढूंढ ही लिया। उठो। दोनों के 3 प्रणाम करने के बाद ल्यूई ने हाथ हिलाकर उन्हें उठा दिया। सर, ये हमारी स्पिरिट स्टोन्स हैं, कुल 1600। ल्यूई द्वारा उठाए जाने के बाद दोनों ने जल्दी से उसे एक स्टोरेज पर थमा दी। ल्यूई मुस्कुराया, उन्हें गिना नहीं और बस अपना हाथ घुमाकर उन्हें रख लिया। सर, तो हम दोनों ने फिर से ल्यूई की तरफ देखा। उनके चेहरे तनाव और उम्मीद से भरे हुए थे। चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं स्वाभाविक रूप से अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। आज से तुम मेरे नाइट हेवन सेक्ट के आउटर सेक्ट डिसाइपल्स हो, मेहनत करो और मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा, ल्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। चैप्टर 9 पीएलएस सेक्ट। दोपहर में एक विशाल समतल मैदान के भीतर पहाड़ उस क्षेत्र को घेरे हुए थे जहां धाराएं और झरने थे और एक रंगीन इंद्रधनुष आसमान में फैला हुआ था। एक नजर में यह एक आकाशीय क्षेत्र जैसा लगता था। पूरा ताओयुन रेल्म 900 लाई तक फैला हुआ था और इसकी बाहरी परिधि पहाड़ों से घिरी हुई थी, जो इसे एक अनोखा धन्य और सेक्ट स्थापित करने के लिए उत्कृष्ट स्थान बनाती थी। इस समय ल्यूई और बाकी लोग मैदान के सामने खड़े थे। यह मैदान वह जगह थी जिसे ल्यूई ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार सेक्ट के लिए चुना था। पूरे ताओयुन रेल्म में यह मैदान सबसे विशाल था और सेक्ट स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त था। सिस्टम सेक्ट स्केल को एक्सट्रैक्ट करो, ल्यूई ने मन ही मन सोचा। बस प्रकाश का एक गोला ल्यूई की हथेली में प्रकट हुआ। किंतियान और बाकियों की हैरान निगाहों के नीचे ल्यूई मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। प्रकाश का गोला आगे बढ़ा और फिर जगह कंपने लगी। जमीन जोर से गरजने लगी और जैसे ही ज़ाइरो चैन, किंतियान और बाकी लोग फैली हुई आंखों से देख रहे थे, शानदार महल उनके सामने प्रकट हो गए। एक पल के लिए इमॉर्टल मिस्ट हर जगह फैल गई और उनके सामने 2 ड्रैगन पैटर्न स्टोन पिलर से बना एक माउंटेन गेट भी था, जिसके बीच में एक प्लाक लगी हुई थी। प्लाक पर 3 अक्षर स्पष्ट रूप से लिखे थे, नाइट हेवन सेक्ट। माउंटेन गेट के दूसरे छोर पर सफेद संगमरमर की सीढ़ियां बनी हुई थीं, जो सीधे ऊपर एक महल की तरफ जाती थीं, जिससे एक प्राचीन और पवित्र और निकल रही थी। ध्यान से देखने पर मुख्य महल के पीछे इमॉर्टल मिस्ट में छिपे और भी महलों की धुंधली रूपरेखाएं देखी जा सकती थीं। अकेले उन रूपरेखाओं से हर कोई बता सकता था कि वे महल उस महल से भी ज्यादा भव्य और रहस्यमय थे जो वे अभी देख रहे थे। यह नाइट हेवन सेक्ट। अपने सामने के सपनों जैसे और भव्य दृश्य को देखकर हर कोई पहले से ही स्तब्ध था। ल्यूई खुद भी उससे गहराई से हिल गया था जो उसने देखा था। वास्तव में सिस्टम ने उसे निराश नहीं किया। हालांकि इस सेक्ट का पैमाना बहुत ही शानदार और विशाल था। सिस्टम, क्या इसका मतलब यह है कि सेक्ट के लिए जो कुछ भी जरूरी है वह पहले से ही अंदर पूरा है? ल्यूई ने एक सांस ली और बिना रुके पूछा। हाँ, यह इनर कोर्ट और आउटर कोर्ट में बंटा है। प्रत्येक 150 लाई पर कब्जा करता है। बेशक होस्ट मिशनों को पूरा करके सेक्ट के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है और इसकी सुविधाओं को अपग्रेड कर सकता है। वर्तमान में इनर और आउटर दोनों कोर्ट्स में एक हेवनली स्पिरिचुअल वेन, एक स्क्रिप्चर पवेलियन, प्रशिक्षण मैदान, एक मिशन हॉल, एक एनफोर्समेंट हॉल, साथ ही एक अल्केमी हॉल, एक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल इत्यादि है। बस इतना है कि इनर कोर्ट आउटर कोर्ट से ज्यादा एडवांस्ड है, सिस्टम ने समझाया। सिस्टम की बातें सुनकर ल्यूई बिना रुके हाँफने लगा। अच्छा, उसने जिन चीजों के बारे में नहीं सोचा था, सिस्टम ने पहले ही उनके बारे में सोच लिया था और उसके लिए पूरा कर दिया था। अब से क्या वह बस आराम से पीठ के बल लेटकर बेफिक्र जीवन जी सकेगा? ल्यूई मन ही मन मुस्कुराया। मास्टर, क्या यह सच में हमारा नाइट हेवन सेक्ट है? ज़ाइरो चैन ने ल्यूई की तरफ देखा और आखिरकार बिना रुके पूछा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। ल्यूई मुस्कुराया और सिर हिलाया। हिस्स हर कोई हाँफने लगा, विशेषकर किंतियान और बाकी दोनों। उनके दिल अतुलनीय सदमे से भर गए थे। आखिरकार वे कभी किंजू के एक मध्यम आकार के सेक्ट के एल्डर्स थे, लेकिन उन्होंने नाइट हेवन सेक्ट जैसे सेक्ट के बारे में कभी सुना भी नहीं था। लेकिन सिर्फ अपने सामने सेक्ट के पैमाने को देखते हुए यह उनके किंगियन सेक्ट से 10,000 गुना बेहतर था और यहाँ तक कि किंजू के 8 ग्रेट सेक्ट्स भी शायद इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उन्हें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ की स्पिरिचुअल का इतनी प्रचुर थी। बस यहाँ खड़े रहने से वे कुछ लोग अपने शरीर के अंदर ट्रू एसेंस के तेज प्रवाह को महसूस कर सकते थे। यहाँ कल्टिवेशन करने से वे निश्चित रूप से एक दिन में अपनी कल्टिवेशन यात्रा में हजारों लाए आगे बढ़ सकते थे। सबके हिसाब से यह एक कल्टिवेशन होली लैंड था जिसका कल्टिवेटर्स सपना देखते थे। शायद यह नाइट हेवन सेक्ट पौराणिक पीएलएस सेक्ट था। अब वे वास्तव में एक पीएलएस सेक्ट के एल्डर्स बन गए थे। सदमे में होने के साथ साथ वे भी घबराहट की लहर महसूस कर रहे थे। ल्यूई स्वाभाविक रूप से उनके दिलों के विचारों को नहीं जानता था। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हमारे सेक्ट में एक आउटर कोर्ट और एक इनर कोर्ट है।
प्रत्येक का क्षेत्रफल 150 लाए है। इनर और आउटर दोनों कॉर्ट्स में एक स्क्रिप्चर पवेलियन, अभ्यास मैदान, एक अल्केमी हॉल और कल्टिवेशन के लिए आवश्यक अन्य सभी परिस्थितियां हैं। और तुम मेरे नाइट हेवन सेक्ट के पहले समूह हो। तुम सेक्ट के अंदर सब कुछ कल्टिवेशन कर सकते हो, लेकिन याद रखना अपनी क्षमता से ज्यादा मत बनना। बाद में मैं एल्डकिन और बाकियों के साथ मिलकर सेक्ट के नियमों का एक पूरा सेट बनाऊंगा। वर्तमान में एल्डकिन और बाकी दोनों इनर सेक्ट एल्डर्स हैं, जबकि ज़ाइरो चेन और कायन यू इस सेक्ट मास्टर के पर्सनल डिसाइपल्स हैं और शिदा तथा शी आउटर कॉट डिसाइपल्स हैं। ल्यूई यहाँ रुका, कायन यू की तरफ देखा। उसकी आंखें मोहक रोशनी से चमक रही थीं और आखिरकार बोला, इस दिन से मेरा नाइट हेवन सेक्ट औपचारिक रूप से अपने मार्ग पर चल पड़ता है। जैसे ही ल्यूई की आवाज समाप्त हुई, पूरी दुनिया तुरंत गरजने लगी, जैसे कि वह भी नाइट हेवन सेक्ट के आगमन की घोषणा कर रही थी। ऐसे दृश्य ने सबको चौंका दिया, लेकिन उन्हें उत्साहित भी कर दिया। डींग बधाई हो, होस्ट को मिशन पूरा करने के लिए विजन ब्रेकिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो गई है और एक इमोर्टल ग्रेड क्षुआन सॉर्ड रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त हुई है। सिस्टम की आवाज फिर से ल्यूई के दिमाग में गूंजी और ल्यूई के होंठ हल्के से मुड़ गए। यह स्वाभाविक रूप से वह दूसरा मिशन था जो सिस्टम ने पहले जारी किया था। अब जब सेक्ट का मार्ग औपचारिक रूप से घोषित हो गया था, तो मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। ये दो तलवारें ज़ाइरो चेन और कायन यू को दी जा सकती हैं, लेकिन यह विजन ब्रेकिंग एबिलिटी। जैसे ही ल्यूई सोच ही रहा था, एक घंटी जैसी आवाज उसके कानों में पड़ी। मास्टर हम। कायन यू ने अपने सामने के सेक्ट को देखा। उसका छोटा चेहरा लाल था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। ल्यूई मुस्कुराया और कायन यू के छोटे सिर को सहलाते हुए बोला, एक पल रुको। फिर सबकी हैरान निगाहों के नीचे ल्यूई ने अपना हाथ हिलाया। रंबल। प्रकाश के साथ स्तंभ असीमित किलिंग इंटेंट का उत्सर्जन करते हुए तुरंत ताओयुन रेल्म के चारों ओर उतर गए। एक भारी हत्यारी और का उत्सर्जन कर रहे थे। हालांकि यह हत्यारी और चमकी और फिर गायब हो गई। यह हत्यारी और खुद को बहुत जल्दी छुपा लेती थी, लेकिन ल्यूई ने पाया कि एक अदृश्य ऊर्जा पहले से ही पूरे ताओयुन रेल्म को अपनी चपेट में ले चुकी थी। यहाँ तक कि जब उसने अपनी डिवाइन सेंस का उपयोग करके जांच की, तो उसे खतरे का एक संकेत महसूस हुआ। लेकिन यही वजह थी कि वह संतुष्ट महसूस कर रहा था। यही वह 7 किलिंग्स सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ऑफ द हेवंस था जो उसने सिस्टम से प्राप्त किया था। सेक्ट मास्टर अभी। इस समय किंतियान बिना रुके पूछ सका। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। सिर्फ वही नहीं, सबकी आंखों में भय अभी तक कम नहीं हुआ था। उन्होंने अभी जो हत्यारी और महसूस की थी, वह बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वह थोड़ी देर और रहती तो उनका रक्त और काय फट जाता और वे मर जाते। और अब वे ताओयुन रेल्म के आसपास के क्षेत्र को ढकने वाली अदृश्य ऊर्जा को भी महसूस नहीं कर सकते थे। यह एक सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है जो मैंने स्थापित की है, ताओयुन रेल्म के इन्नेट माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के साथ मिलकर। यह हमारे सेक्ट की शाश्वत शांति सुनिश्चित कर सकती है, ल्यूई ने सबको मुस्कुराते हुए समझाया। ल्यूई की बातें सुनकर सब एक बार फिर बहुत चौंक गए। चलो चलकर अपना सेक्ट देखते हैं, ल्यूई ने कहा। सीढ़ियों पर कदम रखा और अंदर का रास्ता दिखाया। ज़ाइरो चेन और कायन यू उसके पीछे पीछे चले। चैप्टर 10 डेस्टिनी चाइल्ड। देखना एक बात है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना दूसरी बात है। जब ल्यूई और बाकी लोग सचमुच नाइट हेवन सेक्ट में कदम रख चुके थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सेक्ट के पैमाने और को अभी भी बहुत कम आंका था। अपने सामने के सेक्ट को देखकर ल्यूई एक कविता पढ़ना चाहता था, लेकिन आखिरकार वह केवल एक वाक्य ही बोल सका। होली क्रैप। यह उसका सेक्ट था। वह आखिरकार नाइट हेवन सेक्ट की स्थापना करने वाला अनसेस्ट्रल मास्टर माना जाता था। इनर कोर्टयार्ड मेन हॉल। अपनी सबसे आगे वाली सीट पर बैठे ल्यूई ने अपने नीचे किंतियान और दोनों की तरफ देखा। आखिरकार बोला, सबसे ऊंची चोटी को छोड़कर तुम बाकी में से कोई भी चुन सकते हो, जाओ। जे। तीनों अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे, आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर चले गए। थोड़ी ही देर में मेन हॉल में केवल ज़ाइरो चेन और कायन यू रह गए। दोनों ने ऊपर बैठे व्हाइट रोब्ड यूथ की तरफ देखा। उनकी आंखें श्रद्धा और आदर से भरी हुई थीं, चुपचाप इंतजार कर रहे थे। तुम लोग कौन से हथियारों का उपयोग करना पसंद करते हो? ल्यूई ने अपने 2 डिसाइपल्स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ाइरो चेन पहले बोला। इस डिसाइपल ने कभी किसी विशेष हथियार में महारत हासिल नहीं की है, लेकिन हमेशा तलवारों और कृपानों दोनों को पसंद किया है। मास्टर, यह डिसाइपल तलवार का उपयोग करना पसंद करता है, कायन यू ने दृढ़ता से कहा। यह सही रहा। मेरे पास यहाँ 2 तलवारें हैं जो मैं तुम्हें दूंगा। जहां तक कल्टिवेशन टेक्निक्स का सवाल है, तुम अपने लिए उपयुक्त चुनने के लिए स्क्रिप्चर पवेलियन जा सकते हो, ल्यूई ने कहा, फिर अपना हाथ हिलाते ही बज़। 2 लंबी तलवारें उन दोनों के सामने तैरने लगी, जो एक प्राचीन और तीक्ष्ण और का उत्सर्जन कर रही थी। जैसे ही 2 लंबी तलवारें प्रकट हुईं, ज़ाइरो चेन और कायन यू के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। बस लंबी तलवारों से निकलने वाली और ने ही दोनों को कांपा दिया। ल्यूई ने फिर से अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य ऊर्जा ने तुरंत दोनों लंबी तलवारों को अपनी चपेट में ले लिया। तभी लंबी तलवारों से निकलने वाली और पूरी तरह से दब गई। वास्तव में ल्यूई ने इससे पहले ही दोनों लंबी तलवारों की ओर का अधिकांश भाग दबा दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके 2 डिसाइपल्स फिर भी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। लंबी तलवारों की ओर को समाप्त होते देख ज़ाइरो चेन और दूसरे ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में भय अभी तक कम नहीं हुआ था। यह तलवार। ये 2 तलवारें क्रमशः फ्लड ड्रैगन सॉर्ड और क्षुआन सॉर्ड हैं। दोनों इमोर्टल रैंक की हैं। देखो तुम दोनों में से किसे कौन सी पसंद है, और यह अब से तुम्हारी व्यक्तिगत तलवार होगी, ल्यूई ने मुस्कुराते हुए समझाया। इमोर्टल रैंक? क्या यह पौराणिक इमोर्टल सॉर्ड है? ल्यूई की बातें सुनकर दोनों फिर से अविश्वसनीय रूप से चौंक गए।
वास्तव में वे नहीं जानते थे कि ये इमॉर्टल रैंक की लंबी तलवारें किस रैंक की थीं, और न ही वे जानते थे कि पूरे महाद्वीप में वे कितनी कीमती थीं। हालांकि चूंकि ल्यू ई ने उन्हें दी, वे स्वाभाविक रूप से उन्हें खजाना मानते थे। उनके उत्साहित भावों को देखते हुए ल्यू ई फिर से मुस्कुराया और बोला, इन दो लंबी तलवारों की ओर अब मेरे द्वारा दबा दी गई है, जिससे वे साधारण तलवारों से अलग नहीं है। तुम बेफिक्र होकर इन्हें पहन सकते हो। धन्यवाद मास्टर। दोनों ने फिर से ल्यू ई को प्रणाम किया। उनकी आवाजें अपार उत्साह और खुशी से भरी हुई थीं। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपनी व्यक्तिगत तलवारें चुन ली। ज़ाइरो चेन ने फ्लड ड्रैगन सॉर्ड चुनी, जबकि कायन यू ने क्षुआन सॉर्ड चुनी। अपने हाथों में लंबी तलवारों को देखकर वे दोनों उत्तेजना से कांप रहे थे। ल्यू ई ने इशारा किया और दो स्काबर्ड्स अपने आप वेपन स्टोरेज पवेलियन से उड़कर उसके हाथ में आ गए। फिर उसने उन्हें दोनों की तरफ फेंक दिया। दोनों द्वारा अपनी लंबी तलवारों को म्यान में डालकर अपनी कमर से बांध लेने के बाद ल्यू ई फिर से बोला, तुम लोगों ने अभी तक बाउंड्री ब्रेकिंग पिल नहीं ली है ना? नहीं, दोनों ने सच्चाई से उत्तर दिया। बहुत अच्छा, उन्हें अभी इसी महान हॉल में लो, मैं तुम्हारे प्रोटेक्टर के रूप में कार्य करूंगा, ल्यू ई ने कहा। ल्यू ई को ऐसा कहते सुन दोनों स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत पालथी मारकर बैठ गए, लकड़ी के बक्से से बाउंड्री ब्रेकिंग पिल निकाली और बिना कुछ कहे उन्हें निगल लिया। बूम! जैसे ही मेडिसिनल पिल उनके मुंह में गई, यह तुरंत एक शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गई। उनके सभी अंगों और हड्डियों में घूमने लगी। उनके छोटे छोटे शरीर इस समय कांपने लगे और उनके माथे पर सोयाबीन के आकार के पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उनके चेहरे भी थोड़े पीले पड़ गए। ल्यू ई ने ठंडी सांस ली और अपना हाथ हिलाते ही एक अदृश्य ऊर्जा ने तुरंत उनके शरीर के अंदर उग्र स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा दिया। तभी दोनों का रंग थोड़ा सुधरा। यह देखने के बाद कि उसके दो डिसाइपल्स ठीक हैं, ल्यू ई को आखिरकार राहत मिली और वह अपनी सीट पर बैठ गया। सिस्टम, मेरी विजन ब्रेकिंग एबिलिटी एक्टिवेट करो, ल्यू ई ने तुरंत कहा। जैसे ही उसकी आवाज समाप्त हुई, एक रहस्यमय उतार चढ़ाव उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फैल गया और उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं, जैसे हजारों बिजलियां इकट्ठा कर रही हों। लेकिन यह सब ल्यू ई पर कोई प्रभाव नहीं डालता था। हालांकि इस समय इस दुनिया की हर चीज उसकी आंखों में पारदर्शी होने लगी। पहले वे दो आकृतियां जो चकाचौंध सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन कर रही थीं, उसके सामने थीं। ये दो आकृतियां स्वाभाविक रूप से ज़ाइरो चेन और कायन यू थीं। यह सिस्टम, क्या हो रहा है? मेरे दो डिसाइपल्स वे। यह दृश्य देखकर ल्यू ई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि ल्यू ई अपनी बात समाप्त कर पाता, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। डींग, बधाई हो, होस्ट को दो डेस्टिनी चिल्ड्रन प्राप्त करने के लिए इनविंसिबल सॉर्ड आर्ट और पर्पल यूएन सॉर्ड आर्ट जारी कर दी गई हैं। क्या आप उन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? डेस्टिनी चाइल्ड, ल्यू ई ने उलझन में देखा, लेकिन सिर्फ यह सुनकर कि उसके दो डिसाइपल्स असाधारण होने चाहिए। सिस्टम, डेस्टिनी चाइल्ड क्या होता है? क्या तुम इसे और विस्तार से समझा सकते हो? क्या वह आकर्षण जो मैंने पहले उनमें महसूस किया था इसलिए था क्योंकि वे डेस्टिनी चिल्ड्रन हैं? ल्यू ई ने तुरंत पूछा। बिल्कुल सही, डेस्टिनी चिल्ड्रन स्वर्ग द्वारा पसंद किए जाते हैं और स्वर्ग के गर्वित संतान होते हैं। एक पीएलएस एक्सपर्ट के रूप में होस्ट स्वाभाविक रूप से इस लक को समझ सकता है। हालांकि उस समय होस्ट ने विजन ब्रेकिंग एबिलिटी को जगाया नहीं था, इसलिए उसने उनके शरीर पर प्रकाश नहीं देखा। सिस्टम ने इस समय समझाया। ल्यू ई मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा लिए गए दो डिसाइपल्स वास्तव में डेस्टिनी चिल्ड्रन थे, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे राहत का एहसास हुआ। उनके शरीर पर प्रकाश के अलावा मैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रहस्यमय ऊर्जा की बूंदें भटकती हुई महसूस कर सकता हूँ। साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी जहाँ प्रकाश तेज और मंद है। ये क्या है? ल्यू ई ने फिर से पूछा। वर्तमान पीच अबिस रेल्म जिसमें वे थे। ल्यू ई की आंखों में शुभ बादलों से घिरा हुआ था और शानदार रोशनी से बह रहा था। होस्ट द्वारा जगाई गई विजन ब्रेकिंग एबिलिटी स्वाभाविक रूप से आपको स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भाग्य और दुर्भाग्य के स्थानों को देखने की अनुमति देती है। साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की बूंदों को भटकते हुए और यहाँ तक कि दूसरों की कल्टिवेशन में खामियों को भी देखने की अनुमति देती है। संक्षेप में, जिस किसी की भी कल्टिवेशन होस्ट से कम है, होस्ट उसे देख सकता है। सिस्टम ने फिर से समझाया और फिर पूरी तरह से चुप हो गया। तो ऐसी बात है। ल्यू ई को आखिरकार समझ आ गया। उसके दिल में एक गुप्त खुशी उठी। इस विजन ब्रेकिंग एबिलिटी के साथ यह उसके पास खजाने की खोज करने वाली आंखों की एक अतिरिक्त जोड़ी होने जैसा था। क्या इस दुनिया के सभी लाभ अकेले उसके नहीं होंगे? उस एहसास के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। चैप्टर 11 एवरीवन, द सेक्ट मास्टर इनवाइट्स यू। नाइट हेवन सेक्ट के मेन हॉल के अंदर ज़ाइरो चेन और कायन यू दोनों कांप उठे और ऊर्जा की एक लहर बाहर फैल गई। उन्होंने एक साथ अपनी आंखें खोली जो शानदार रोशनी से चमक रही थीं। उनके और में बदलाव को महसूस करते हुए ल्यू ई ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुम दोनों की कल्टिवेशन का रिफाइनिंग रेल्म अर्ली स्टेज तक पहुंच गई है। अब तुम दोनों सचमुच इमॉर्टल कल्टिवेशन के मार्ग पर कदम रख चुके हो। ज़ाइरो चेन और कायन यू भी इस समय तक अपनी होश में आ चुके थे। अपने शरीर में बदलाव को महसूस करते हुए उन दोनों की आंखों में परमानंद प्रकट हुआ और उन्होंने जल्दी से घुटने टेकते हुए उत्साहित स्वर में कहा, धन्यवाद मास्टर। बस करो, तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैंने कहा है कि मेरे सामने इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। ल्यू ई ने अपना हाथ हिलाया और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने दो उंगलियों से इशारा किया। वूश, प्रकाश की दो धाराएं तुरंत उनके माथे में गायब हो गईं। यह क्या है? वे दोनों आश्चर्य और संदेह से भर गए। इस समय एक गहन और रहस्यमय सौद आत उन दोनों की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रकट हुआ। सौद आत का हर अक्षर एक प्राचीन और तीक्ष्ण और का उत्सर्जन कर रहा था, जिससे उनके दिलों में हलचल मच गई।
वे जानते थे कि उनके मास्टर ने जो सौगात उन्हें प्रदान की थी वह बिल्कुल असाधारण थी। चूंकि तुम दोनों काय रिफाइनिंग रेल्म में प्रवेश कर चुके हो, ये दो सौगात्स वही हैं जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। मुझे आशा है कि तुम परिश्रमपूर्वक कल्टिवेट कर सकते हो और जल्द से जल्द इनमें मास्टर कर सकते हो। लियू यी ने उन दोनों को देखते हुए समझाया। चूंकि उसके दो डिसाइपल्स डेस्टिनी चिल्ड्रन थे, इसलिए इन दो सौगात्स को मास्टर करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक लियू यी ने अपने लिए एक प्रति बनाकर कल्टिवेट करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने अंततः इसे छोड़ दिया। आखिरकार उसके पास अब विजन ब्रेकिंग एबिलिटी मौजूद थी। भले ही उन दोनों को अपनी कल्टिवेशन में कोई समस्या आए, वह खामियों को समझ सकता था और फिर उन्हें सुधार सकता था। लियू यी की बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में जलती हुई बातल इंटेंट चमक उठी और उन्होंने आदरपूर्वक कहा, यह डिसाइपल परिश्रमपूर्वक कल्टिवेट करेगा और मास्टर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। यह अच्छा है, तुम दोनों अब जा सकते हो। लियू यी संतोष से सिर हिलाया। दोनों के खड़े होकर लियू यी को फिर से प्रणाम करने के बाद वे मेन हॉल से बाहर चले गए। थोड़ी ही देर में मेन हॉल में केवल लियू यी रह गया। ईस्टर्न रीजन विशाल है, एक बार जब सेक्ट के मामले स्थिर हो जाएंगे तो मुझे बाहर जाकर अन्वेषण करना चाहिए। क्षितिज की ओर देखते हुए लियू यी के होंठ हल्के से मुड़े और उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक चमक उठी। किसने कहा कि इमोर्टल कल्टिवेशन की दुनिया में हमेशा लड़ना और मारना होता है? क्या कोई सिर्फ जीवन का आनंद नहीं ले सकता? सेक्ट का विस्तार करते हुए लियू यी ने उन कामों को करने की कसम खाई जो उसे अच्छे लगते थे। उदाहरण के लिए मानव जगत के सभी व्यंजनों को खाना, सभी खूबसूरत दृश्यों को पार करना, एक समान विचारधारा वाला दाव कंपानियन ढूंढना, बच्चों का एक गुच्छा रखना इत्यादि। जीवन का एक सच्चा विजेता बनना। जैसे ही उसने सोचा, लियू यी एक अश्लील मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सका। कॉफ कॉफ वह विषय से भटक गया। लियू यी ने हल्की खांसी की, उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। उसने फिर अपने विचारों पर लगाम लगाई और सबसे ऊंची चोटी की ओर देखा। एक कदम बढ़ाते हुए वह मेन हॉल से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उस आकाशीय पर्वत शिखर पर महल के सामने खड़ा था। इस तरह की जगह कोई पूरे जीवन यहाँ रहते हुए उब नहीं सकता। अपने चारों ओर के खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए लियू यी ने आखिरकार भावुक होकर कहा। अगली सुबह क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज के सामने घास के मैदान पर 1 दर्जन से अधिक आकृतियां वहां खड़ी थीं। क्या आपको यकीन है कि वे क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज के सामने गायब हो गए? हरे रंग के कपड़े पहने एक मिडल एज्ड आदमी ने अपने बगल में येलो क्लोथ्ड ओल्ड मैन की तरफ देखकर पूछा। हाँ सेक्ट मास्टर, यह बूढ़ा कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करेगा। येलो क्लोथ्ड ओल्ड मैन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। अगर यह सच में ऐसा है तो यह वास्तव में संभव है कि वे ताओयुन रेल्म में प्रवेश कर गए हों। इस समय सफेद रंग का एक और मिडल एज्ड आदमी भी भौहें सिकोड़ते हुए बोला। यह क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज अपने आप में एक इन्नेट ग्रांड फॉर्मेशन है। इमोर्टल मास्टर रेल्म के विशेषज्ञ भी आसानी से इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे अंदर कैसे गए? क्या यह वैसा ही हो सकता है जैसा एल्डर्स ने कहा था कि नाइट हेवन सेक्ट मास्टर की कल्टिवेशन पहले ही युअंदन रेल्म तक पहुंच चुकी है? सफेद रंग का एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन भी गहरी आवाज में बोला। उसकी आंखों में डर का एक संकेत था। दूसरे लोगों ने बूढ़े की बातें सुनकर सब समान रूप से चौंक गए और अविश्वास से भर गए। कुछ समय के लिए हर कोई चुप हो गया। हालांकि उन्होंने कभी नाइट हेवन सेक्ट के बारे में नहीं सुना था, वे जानते थे कि आज की इमोर्टल कल्टिवेशन की दुनिया में छिपे हुए महान सेक्ट्स का अचानक प्रकट होना अभी भी आम बात थी। किसी को पता होना चाहिए कि किंगजू के 8 ग्रेट सेक्ट्स में से उनमें से कई पहले छिपे हुए महान सेक्ट्स थे, इसलिए उनके लिए नाइट हेवन सेक्ट के बारे में नहीं सुनना सामान्य बात थी। जैसे ही सब चौंक रहे थे और अनुमान लगा रहे थे, सब लोग सेक्ट मास्टर आपको बुला रहे हैं, एक आवाज अचानक सबके सामने गूंजी। क्या? अचानक आई आवाज ने सबको चौंका दिया, जिससे वे अपनी आंखें फैलाकर सामने की तरफ ध्यान से देखने लगे। पहले कोहरे से ढका हुआ सामने का क्षेत्र अचानक एक रास्ता खोल दिया। फिर सफेद रंग का एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन उसमें से बाहर निकला। तुम किंतियान हो? व्हाइट हेड ओल्ड मैन को देखते ही हरे रंग के कपड़े वाला मिडल एज्ड आदमी आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में फिर से सदमा प्रकट हो गया। यह कैसे संभव है? तुम वास्तव में काइसी रेल्म मिडल स्टेट तक पहुंच गए हो। हरे रंग के कपड़े वाले मिडल एज्ड आदमी ने सामने वाले बूढ़े को घूरा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसे याद था कि कुछ दिन पहले इस आउटर एल्डर की कल्टिवेशन केवल ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन रेल्म मिडल स्टेट थी। ग्रीटिंग्स सेक्ट लीडर यी।
किंतियान ने भी हरे रंग के कपड़े वाले मिडिल एज्ड आदमी की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसका स्वर न नम्र था और न ही अहंकारी। हरे रंग के कपड़े वाला मिडिल एज्ड आदमी वास्तव में किंगियन सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। ये किंग इस समय सिर्फ ही किंग ही हैरान नहीं था, उसके बगल में मौजूद हर कोई भी सामने वाले व्हाइटहेड ओल्ड मैन को अविश्वास से देख रहा था। उपस्थित सभी लोग या तो सेक्ट मास्टर्स थे या एल्डर लेवल, लेकिन उनकी सबसे ऊंची कल्टिवेशन केवल काइसी रेल्म लेट स्टे थी। तुम अचानक काइसी रेल्म मिडल स्टे में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो? क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि यिकिंग ने किंतियान को ध्यान से देखा, जैसा कि सेक्ट लीडर यी ने देखा। यह बूढ़ा भाग्यशाली था कि नाइट हेवन सेक्ट में शामिल हो गया, और यह कल्टिवेशन पूरी तरह से सेक्ट मास्टर की कृपा के कारण है। किंतियान ने कहा, उसके स्वर में अपार सम्मान और गर्व था। पहले कई लोग अभी भी अनुमान लगा रहे थे कि क्या यह नाइट हेवन सेक्ट वास्तव में एक छिपा हुआ सेक्ट था, लेकिन किंतियान को ऐसा कहते सुनकर वे सब ठंडी हवा में सांस लेने लगे। उनके चेहरे डर से भर गए। सब लोग चलिए। किंतियान ने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, सीधे अपना हाथ बढ़ाकर कृपया का इशारा किया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और इस समय उनकी आंखों में झिझक का एक संकेत दिखाई दिया। सामने के रहस्यमय क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज को देखते हुए और अपने सामने के शांत बूढ़े को देखते हुए सबको अपने पिछले अनुमानों पर विश्वास करना पड़ा। सब लोग, चूंकि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है तो एक नज़र डालने में क्या हर्ज है। यिकिंग ने सब पर नज़र डाली, हल्की सांस ली और पहले अंदर चला गया। यिकिंग के नेतृत्व में सब एक पल के लिए रुके, फिर एक के बाद एक उसके पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में वे ताओयुन रेल्म के अंदर पहुंच गए। अपने सामने के वातावरण को देखकर ठीक उसी तरह जैसे पहले किंतियान और बाकियों के भाव थे। यिकिंग और बाकी लोग पहले से ही स्तब्ध और घबराए हुए थे। उन्होंने पहले ताओयुन रेल्म की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन कभी इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। अब इसके बीच में होने के कारण सबको लगा जैसे वे पृथ्वी पर स्वर्ग में प्रवेश कर गए हों। चैप्टर 12 रिस्पेक्टिंग द यितियान सेक्ट। नाइट हेवन सेक्ट के मेन हॉल के अंदर लियू यी सबसे आगे सेक्ट मास्टर के सिंहासन पर विराजमान था। इस समय किंतियान अभी-अभी यिकिंग और बाकियों को अंदर ले आया था। जैसे ही यिकिंग और बाकी लोग हॉल में दाखिल हुए, वे सब संकोची और डरे हुए थे। उनका पिछला अहंकार काफी पहले ही गायब हो चुका था। वे पहले ताओयुन रेल्म के दृश्यों से चकित हो चुके थे, लेकिन नाइट हेवन सेक्ट में प्रवेश करने पर उनकी कल्पना एक बार फिर उलट गई। ऐसा सेक्ट, उन्होंने सोचा, शायद पहले से ही 8 ग्रेट सेक्ट्स को पीछे छोड़ चुका था। यह निश्चित रूप से एक छिपा हुआ ग्रेट सेक्ट था। अनजाने में वे हॉल के केंद्र में आ गए थे। सब लोग ऊपर मेरे नाइट हेवन सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं। किंतियान ने भीड़ से उसका परिचय कराने के बाद एक तरफ हट गया और आदरपूर्वक खड़ा हो गया। ऊपर व्हाइट रोब्ड यूथ को देखकर यिकिंग और बाकी सब इस समय अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। वह एक 20 वर्षीय युवक लग रहा था, और इसके अलावा वे उसके शरीर से निकलने वाली किसी भी कल्टिवेशन का पता नहीं लगा सकते थे। युवक निश्चित रूप से लियू यी था। जैसे ही सब लियू यी को देख रहे थे, लियू यी भी उनका निरीक्षण कर रहा था। वास्तव में लियू यी ने उनके आते ही उनके आगमन को महसूस कर लिया था। यही कारण था कि उसने उनका स्वागत करने के लिए किंतियान को भेजा था। उसने उस समय सबकी कल्टिवेशन को महसूस नहीं किया था, लेकिन अब एक नज़र में वह देख सकता था कि उनमें से कुछ ट्रू पर्सन रेल्म तक भी नहीं पहुंचे थे। क्या ये सच में मीडियम साइज्ड सेक्ट्स के सेक्ट मास्टर्स और एल्डर्स हैं? ये बहुत वीक हैं। सबको देखते हुए लियू यी के चेहरे पर एक अजीब भाव था और वह बिना रुके बुदबुदाया। यह हालांकि लियू यी की बुदबुदाहट बहुत धीमी थी, यह स्पष्ट रूप से सबके कानों में पड़। जबकि सब थोड़ा स्तब्ध थे, उनके दिल भी गुस्से और निराशा से भरे हुए थे, लेकिन कोई भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके बगल में किंतियान भी मुस्कान दबा रहा था, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। मुझे अपना परिचय देने दो, मेरा नाम लियू यी है। मैं इस नाइट हेवन सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ और इस सेक्ट की स्थापना करने वाला अनसेस्ट्रल मास्टर भी हूँ। यह देखकर कि कोई नहीं बोला, लियू यी ने शुरू किया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन चुप रहे। लियू यी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से सबके विचारों का अनुमान लगा लिया। हालांकि ये लोग मीडियम साइज्ड सेक्ट्स के सेक्ट मास्टर्स और एल्डर्स थे, फिर भी उनमें कुछ अहंकार था। अगर उसने अपनी ताकत का थोड़ा सा प्रदर्शन नहीं किया तो शायद उन्हें बोलने के लिए मजबूर करना मुश्किल होगा। क्या हुआ जब इस सेक्ट मास्टर ने बात की है, तो क्या तुम सबको अपना परिचय नहीं देना चाहिए? यह देखकर कि सब अभी भी हिचकिचा रहे थे, एक ठंडी आवाज गूंजी। यह आवाज सुनकर हर कोई बिना रुके कांप उठा। लियू यी धीरे धीरे उठा। बूम! एक विशालकाय उससे बाहर फैल गया। पूरा हॉल स्थान कांप उठा। अच्छा नहीं है। यिकिंग और बाकियों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। आखिरकार उन्होंने डर महसूस किया।
ल्यूई के शरीर से निकलने वाली का एक ऊंचे पहाड़ की तरह लग रही थी जो उन पर दबाव डाल रही थी, जिससे उनके शरीर और दिमाग कांप रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ रहे थे। यहाँ तक कि ट्रू पर्सन रेल्म के विशेषज्ञों के पास भी इतनी भयानक का नहीं थी। यह निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व था जो ट्रू पर्सन रेल्म के विशेषज्ञों से भी आगे था। ऐसा अस्तित्व कैसे कुछ ऐसा हो सकता था जिसका वे मुकाबला कर सकते थे। सेक्ट लीडर ल्यू, कृपया क्रोध शांत करें। ये किंग बहुत घबरा गया और सबसे पहले चिल्लाया। जैसे ही उसने बात की, उसने ल्यू यी को चैप्टर 11 एवरीवन द सेक्ट मास्टर इनवाइट्स यू। नाइट हेवन सेक्ट के मेन हॉल के अंदर ज़ाइरो चैन और कायन यू दोनों कांप उठे और ऊर्जा की एक लहर बाहर फैल गई। उन्होंने एक साथ अपनी आंखें खोली जो शानदार रोशनी से चमक रही थीं। उनके और में बदलाव को महसूस करते हुए ल्यू यी ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुम दोनों की कल्टिवेशन का रिफाइनिंग रेल्म अर्ली स्टेज तक पहुंच गई है। अब तुम दोनों सचमुच इमॉर्टल कल्टिवेशन के मार्ग पर कदम रख चुके हो। ज़ारो चैन और कायन यू भी इस समय तक अपनी होश में आ चुके थे। अपने शरीर में बदलाव को महसूस करते हुए उन दोनों की आंखों में परमानंद प्रकट हुआ और उन्होंने जल्दी से घुटने टेकते हुए उत्साहित स्वर में कहा, धन्यवाद मास्टर। बस करो, तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैंने कहा है कि मेरे सामने इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। ल्यू यी ने अपना हाथ हिलाया और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने 2 उंगलियों से इशारा किया। वूश, प्रकाश की 2 धाराएं तुरंत उनके माथे में गायब हो गईं। यह क्या है? वे दोनों आश्चर्य और संदेह से भर गए। इस समय एक गहन और रहस्यमय सौद आत उन दोनों की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रकट हुआ। सौद आत का हर अक्षर एक प्राचीन और तीक्ष्ण और का उत्सर्जन कर रहा था, जिससे उनके दिलों में हलचल मच गई। वे जानते थे कि उनके मास्टर ने जो सौद आत उन्हें प्रदान की थी वह बिल्कुल असाधारण थी। चूंकि तुम दोनों का रिफाइनिंग रेल्म में प्रवेश कर चुके हो, ये 2 सौद आत्स वही हैं जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। मुझे आशा है कि तुम परिश्रमपूर्वक कल्टिवेट कर सकते हो और जल्द से जल्द इनमें मास्टर कर सकते हो। ल्यू यी ने उन दोनों को देखते हुए समझाया। चूंकि उसके 2 डिसाइपल्स डेस्टिनी चिल्ड्रन थे, इसलिए इन 2 सौद आर्ट्स को मास्टर करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक ल्यू यी ने अपने लिए एक प्रति बनाकर कल्टिवेट करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने अंततः इसे छोड़ दिया। आखिरकार उसके पास अब विजन ब्रेकिंग एबिलिटी मौजूद थी। भले ही उन दोनों को अपनी कल्टिवेशन में कोई समस्या आए, वह खामियों को समझ सकता था और फिर उन्हें सुधार सकता था। ल्यू यी की बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में जलती हुई बातल इंटेंट चमक उठी और उन्होंने आदरपूर्वक कहा, यह डिसाइपल परिश्रमपूर्वक कल्टिवेट करेगा और मास्टर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। यह अच्छा है, तुम दोनों अब जा सकते हो। ल्यू यी संतोष से सिर हिलाया। दोनों के खड़े होकर ल्यू यी को फिर से प्रणाम करने के बाद वे मेन हॉल से बाहर चले गए। थोड़ी ही देर में मेन हॉल में केवल ल्यू यी रह गया। ईस्टर्न रीजन विशाल है। एक बार जब सेक्ट के मामले स्थिर हो जाएंगे तो मुझे बाहर जाकर अन्वेषण करना चाहिए। क्षितिज की ओर देखते हुए ल्यू यी के होंठ हल्के से मुड़े और उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक चमक उठी। किसने कहा कि इमॉर्टल कल्टिवेशन की दुनिया में हमेशा लड़ना और मारना होता है? क्या कोई सिर्फ जीवन का आनंद नहीं ले सकता? सेक्ट का विस्तार करते हुए ल्यू यी ने उन कामों को करने की कसम खाई जो उसे अच्छे लगते थे। उदाहरण के लिए मानव जगत के सभी व्यंजनों को खाना, सभी खूबसूरत दृश्यों को पार करना, एक समान विचारधारा वाला दाव कंपानियन ढूंढना, बच्चों का एक गुच्छा रखना इत्यादि। जीवन का एक सच्चा विजेता बनना। जैसे ही उसने सोचा, ल्यू यी एक अश्लील मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सका। कॉफ कॉफ, वह विषय से भटक गया। ल्यू यी ने हल्की खांसी की। उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। उसने फिर अपने विचारों पर लगाम लगाई और सबसे ऊंची चोटी की ओर देखा। एक कदम बढ़ाते हुए वह मेन हॉल से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उस आकाशीय पर्वत शिखर पर महल के सामने खड़ा था। इस तरह की जगह कोई पूरे जीवन यहाँ रहते हुए उब नहीं सकता। अपने चारों ओर के खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए ल्यू यी ने आखिरकार भावुक होकर कहा, अगली सुबह क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज के सामने घास के मैदान पर 1 दर्जन से अधिक आकृतियां वहां खड़ी थीं। क्या आपको यकीन है कि वे क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज के सामने गायब हो गए? हरे रंग के कपड़े पहने एक मिडल एज्ड आदमी ने अपने बगल में येलो क्लोथ्ड ओल्ड मैन की तरफ देखकर पूछा। हाँ सेक्ट मास्टर,
यह बूढ़ा कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करेगा। येलो क्लोथ्ड ओल्ड मैन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। अगर यह सच में ऐसा है तो यह वास्तव में संभव है कि वे ताओयुन रेल्म में प्रवेश कर गए हों। इस समय सफ़ेद रंग का एक और मिडल एज्ड आदमी भी भौहें सिकोड़ते हुए बोला। यह क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज अपने आप में एक इन्नेट ग्रांड फॉर्मेशन है। इमॉर्टल मास्टर रेल्म के विशेषज्ञ भी आसानी से इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे अंदर कैसे गए? क्या यह वैसा ही हो सकता है जैसा एल्डर्स ने कहा था कि नाइट हेवन सेक्ट मास्टर की कल्टिवेशन पहले ही युअंदन रेल्म तक पहुंच चुकी है? सफ़ेद रंग का एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन भी गहरी आवाज में बोला। उसकी आंखों में डर का एक संकेत था। दूसरे लोगों ने बूढ़े की बातें सुनकर सब समान रूप से चौंक गए और अविश्वास से भर गए। कुछ समय के लिए हर कोई चुप हो गया। हालांकि उन्होंने कभी नाइट हेवन सेक्ट के बारे में नहीं सुना था, वे जानते थे कि आज की इमॉर्टल कल्टिवेशन की दुनिया में छिपे हुए महान सेक्ट्स का अचानक प्रकट होना अभी भी आम बात थी। किसी को पता होना चाहिए कि किंगजू के 8 ग्रेट सेक्ट्स में से उनमें से कई पहले छिपे हुए महान सेक्ट्स थे। इसलिए उनके लिए नाइट हेवन सेक्ट के बारे में नहीं सुनना सामान्य बात थी। जैसे ही सब चौंक रहे थे और अनुमान लगा रहे थे, सब लोग सेक्ट मास्टर आपको बुला रहे हैं, एक आवाज अचानक सबके सामने गूंजी। क्या? अचानक आई आवाज ने सबको चौंका दिया, जिससे वे अपनी आंखें फैलाकर सामने की तरफ ध्यान से देखने लगे। पहले कोहरे से ढका हुआ सामने का क्षेत्र अचानक एक रास्ता खोल दिया। फिर सफ़ेद रंग का एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन उसमें से बाहर निकला। तुम किंतियान हो? व्हाइट हेड ओल्ड मैन को देखते ही हरे रंग के कपड़े वाला मिडल एज्ड आदमी आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में फिर से सदमा प्रकट हो गया। यह कैसे संभव है? तुम वास्तव में काइसी रेल्म मिडल स्टेट तक पहुंच गए हो? हरे रंग के कपड़े वाले मिडल एज्ड आदमी ने सामने वाले बूढ़े को घूरा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसे याद था कि कुछ दिन पहले इस आउटर एल्डर की कल्टिवेशन केवल ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन रेल्म मिडल स्टेट थी। ग्रीटिंग्स सेक्ट लीडर ये। किंतियान ने भी हरे रंग के कपड़े वाले मिडल एज्ड आदमी की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसका स्वर न नम्र था और न ही अहंकारी। हरे रंग के कपड़े वाला मिडल एज्ड आदमी वास्तव में किंगियन सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। ये किंग इस समय सिर्फ ही किंग ही हैरान नहीं था, उसके बगल में मौजूद हर कोई भी सामने वाले व्हाइट हेड ओल्ड मैन को अविश्वास से देख रहा था। उपस्थित सभी लोग या तो सेक्ट मास्टर्स थे या एल्डर लेवल, लेकिन उनकी सबसे ऊंची कल्टिवेशन केवल काइसी रेल्म लेट स्टे थी। तुम अचानक काइसी रेल्म मिडल स्टे में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो? क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि यिकिंग ने किंतियान को ध्यान से देखा? जैसा कि सेक्ट लीडर यी ने देखा, यह बूढ़ा भाग्यशाली था कि नाइट हेवन सेक्ट में शामिल हो गया, और यह कल्टिवेशन पूरी तरह से सेक्ट मास्टर की कृपा के कारण है। किंतियान ने कहा, उसके स्वर में अपार सम्मान और गर्व था। पहले कई लोग अभी भी अनुमान लगा रहे थे कि क्या यह नाइट हेवन सेक्ट वास्तव में एक छिपा हुआ सेक्ट था, लेकिन किंतियान को ऐसा कहते सुनकर वे सब ठंडी हवा में सांस लेने लगे। उनके चेहरे डर से भर गए। सब लोग चलिए। किंतियान ने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, सीधे अपना हाथ बढ़ाकर कृपया का इशारा किया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और इस समय उनकी आंखों में झिझक का एक संकेत दिखाई दिया। सामने के रहस्यमय क्लाउड मिस्ट माउंटेन रेंज को देखते हुए और अपने सामने के शांत बूढ़े को देखते हुए सबको अपने पिछले अनुमानों पर विश्वास करना पड़ा। सब लोग, चूंकि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है तो एक नज़र डालने में क्या हर्ज है? यिकिंग ने सब पर नज़र डाली, हल्की सांस ली और पहले अंदर चला गया। यिकिंग के नेतृत्व में सब एक पल के लिए रुके, फिर एक के बाद एक उसके पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में वे ताओयुन रेल्म के अंदर पहुंच गए। अपने सामने के वातावरण को देखकर ठीक उसी तरह जैसे पहले किंतियान और बाकियों के भाव थे, यिकिंग और बाकी लोग पहले से ही स्तब्ध और घबराए हुए थे। उन्होंने पहले ताओयुन रेल्म की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन कभी इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। अब इसके बीच में होने के कारण सबको लगा जैसे वे पृथ्वी पर स्वर्ग में प्रवेश कर गए हों। चैप्टर 12 रिस्पेक्टिंग द यितियान सेक्ट। नाइट हेवन सेक्ट के मेन हॉल के अंदर ल्यू यी सबसे आगे सेक्ट मास्टर के सिंहासन पर विराजमान था। इस समय किंतियान अभी अभी यिकिंग और बाकियों को अंदर ले आया था। जैसे ही यिकिंग और बाकी लोग हॉल में दाखिल हुए, वे सब संकोची और डरे हुए थे। उनका पिछला अहंकार काफी पहले ही गायब हो चुका था।
वे पहले ताओयुन रेल्म के दृश्यों से चकित हो चुके थे, लेकिन नाइट हेवन सेक्ट में प्रवेश करने पर उनकी कल्पना एक बार फिर उलट गई। ऐसा सेक्ट, उन्होंने सोचा, शायद पहले से ही 8 ग्रेट सेक्ट्स को पीछे छोड़ चुका था। यह निश्चित रूप से एक छिपा हुआ ग्रेट सेक्ट था। अनजाने में वे हॉल के केंद्र में आ गए थे। सब लोग ऊपर, मेरे नाइट हेवन सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं। किंतियान ने भीड़ से उसका परिचय कराने के बाद एक तरफ हट गया और आदरपूर्वक खड़ा हो गया। ऊपर व्हाइट रोब्ड यूथ को देखकर यिकिंग और बाकी सब इस समय अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। वह एक 20 वर्षीय युवक लग रहा था, और इसके अलावा वे उसके शरीर से निकलने वाली किसी भी कल्टिवेशन का पता नहीं लगा सकते थे। युवक निश्चित रूप से ल्यूई था। जैसे ही सब ल्यूई को देख रहे थे, ल्यूई भी उनका निरीक्षण कर रहा था। वास्तव में ल्यूई ने उनके आते ही उनके आगमन को महसूस कर लिया था। यही कारण था कि उसने उनका स्वागत करने के लिए किंतियान को भेजा था। उसने उस समय सबकी कल्टिवेशन को महसूस नहीं किया था, लेकिन अब एक नज़र में वह देख सकता था कि उनमें से कुछ ट्रू पर्सन रेल्म तक भी नहीं पहुंचे थे। क्या ये सच में मीडियम साइज सेक्ट्स के सेक्ट मास्टर्स और एल्डर्स हैं? ये बहुत वीक हैं। सबको देखते हुए ल्यूई के चेहरे पर एक अजीब भाव था और वह बिना रुके बुदबुदाया। यह, हालांकि ल्यूई की बुदबुदाहट बहुत धीमी थी, यह स्पष्ट रूप से सबके कानों में पड़। जबकि सब थोड़ा स्तब्ध थे, उनके दिल भी गुस्से और निराशा से भरे हुए थे, लेकिन कोई भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके बगल में किंतियान भी मुस्कान दबा रहा था, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। मुझे अपना परिचय देने दो, मेरा नाम ल्यूई है। मैं इस नाइट हेवन सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ, और इस सेक्ट की स्थापना करने वाला अनसेस्ट्रल मास्टर भी हूँ। यह देखकर कि कोई नहीं बोला, ल्यूई ने शुरू किया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन चुप रहे। ल्यूई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से सबके विचारों का अनुमान लगा लिया। हालांकि ये लोग मीडियम साइज्ड सेक्ट्स के सेक्ट मास्टर्स और एल्डर्स थे, फिर भी उनमें कुछ अहंकार था। अगर उसने अपनी ताकत का थोड़ा सा प्रदर्शन नहीं किया, तो शायद उन्हें बोलने के लिए मजबूर करना मुश्किल होगा। क्या हुआ जब इस सेक्ट मास्टर ने बात की है, तो क्या तुम सबको अपना परिचय नहीं देना चाहिए? यह देखकर कि सब अभी भी हिचकिचा रहे थे, एक ठंडी आवाज गूंजी। यह आवाज सुनकर हर कोई बिना रुके कांप उठा। ल्यूई धीरे धीरे उठा। बूम! एक विशालकाय उससे बाहर फैल गया। पूरा हॉल स्थान कांप उठा। अच्छा नहीं है। यिकिंग और बाकियों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। आखिरकार उन्होंने डर महसूस किया। ल्यूई के शरीर से निकलने वाली का एक ऊंचे पहाड़ की तरह लग रही थी, जो उन पर दबाव डाल रही थी, जिससे उनके शरीर और दिमाग कांप रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ रहे थे। यहाँ तक कि ट्रू पर्सन रेल्म के विशेषज्ञों के पास भी इतनी भयानक का नहीं थी। यह निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व था जो ट्रू पर्सन रेल्म के विशेषज्ञों से भी आगे था। ऐसा अस्तित्व कैसे कुछ ऐसा हो सकता था जिसका वे मुकाबला कर सकते थे? सेक्ट लीडर ल्यू, कृपया क्रोध शांत करें। यिकिंग बहुत घबरा गया और सबसे पहले चिल्लाया। जैसे ही उसने बात की, उसने ल्यूई को गहरा प्रणाम किया। सेक्ट लीडर ल्यू, कृपया क्रोध शांत करें। बाकी लोग भी अचानक होश में आ गए और उसके पीछे हो लिए। ल्यूई को प्रणाम किया। उनकी आवाज़ें डर से भरी हुई थीं। मैं यिकिंग हूँ, किंगयन सेक्ट का सेक्ट मास्टर। मैं युएन यी हूँ, चुएन्युएन सेक्ट का ग्रैंड एल्डर। मैं का यू हूँ, चियन सेक्ट का सेक्ट मास्टर। सबने एक के बाद एक अपना परिचय दिया। थोड़ी ही देर में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी पहचान बता दी थी, और वह दम घोंटने वाली काय भी विलीन हो गई। सबकी आंखों में डर का भाव अभी तक कम नहीं हुआ था, और जैसे ही उन्होंने ल्यूई की तरफ देखा, उनकी आंखों में सतर्कता और डर और भी मजबूत हो गया। बहुत अच्छा, अब परिचय हो गया है, तो यहाँ आने के अपने उद्देश्य के बारे में बात करने का समय आ गया है। सबको देखते हुए ल्यूई ने एक हानिरहित मुस्कान दिखाई। यह मूल रूप से ऐसी ही एक स्नेही मुस्कान थी, लेकिन इस समय सबकी नज़रों में यह एक दानव की नज़र की तरह थी, जिससे उनके दिल अनजाने में सिकुड़ गए। मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस सेक्ट मास्टर के पास दूसरों के दिलों को देखने की क्षमता है, इसलिए तुम खुद तय करो कि क्या करना है। ल्यूई उन्हें फिर से याद दिलाए बिना नहीं रह सका। दिलों को देखने की क्षमता। यिकिंग और बाकी सब पूरे शरीर से कांप उठे। यह सेक्ट मास्टर बस इस पर विश्वास नहीं करता। एक गहरे लाल रंग के वस्त्र में एक हृष्टपुष्ट मिडल एज्ड आदमी ने अपने मन में ठंडी सांस ली। लेकिन जैसे ही यह विचार आया, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं
उसने महसूस किया कि ऊपर वाली आंखों की वह जोड़ी उसे घूर रही थी। विश्वास नहीं करते। ल्यूई ने मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। यह आवाज़ यिकिंग और बाकियों के लिए बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन मिडिल एज्ड आदमी के कानों में यह गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। वाह! उसने ताज़ा खून का एक मूंद उगल दिया। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। यह कैसे संभव है? मिडिल एज्ड आदमी ने अपनी छाती पकड़ी और बुदबुदाया। क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि यह मास्टर वही दोहराए जो तुमने अभी कहा था? ल्यूई ने मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देखते हुए उदासीनता से कहा। वास्तव में ल्यूई ने उम्मीद नहीं की थी कि भ्रम तोड़ने की क्षमता के जागृत होने के बाद वह सच में लोगों के दिलों को देख सकता था। इस समय इन 1 दर्जन से अधिक लोगों के दिलों के विचार उसके लिए पूरी तरह से स्पष्ट थे। सेक्ट लीडर ल्यू, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बिना कुछ और कहे मिडिल एज्ड आदमी ने तुरंत घुटने टेक दिए और ल्यूई को सिर झुकाकर प्रणाम किया, दया की भीख मांगी। ऊपर के उदासीन युवक को देखकर उसने आखिरकार समझ लिया कि यह युवक वास्तव में दूसरों के विचारों को देखने की क्षमता रखता था। यह किस तरह का भयानक अस्तित्व था? लाल वस्त्र वाले आदमी को घुटने टेकते और दया की भीख मांगते देख यिकिंग और बाकियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे की आंखों में डर देखा। फिर थद 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 की एक श्रृंखला के साथ यिकिंग और बाकी सब भी घुटनों के बल गिर गए। सेक्ट मास्टर, कृपया हमें माफ कर दे, हम फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे। सबने सिर झुकाकर दया की भीख मांगी। यह दृश्य पास खड़े किंतियान को स्तब्ध कर गया। किसने सोचा होगा कि ये एक समय के उच्च पदस्थ सेक्ट मास्टर्स और एल्डर्स अब उन बच्चों के समूह की तरह होंगे जिन्होंने गलती की है, लगातार सिर झुकाकर अपनी गलती मान रहे हों। अगर यह दृश्य बाहरी दुनिया देख लेती तो यह निश्चित रूप से लोगों के जबड़े गिरा देता। चूंकि तुम अपनी गलती मानते हो तो यह सेक्ट मास्टर तुम्हें एक मौका देगा। ल्यूई ने अपने सामने घुटनों के बल गिरे लोगों को देखते हुए शांति से कहा। यिकिंग और बाकियों के दिल खुशी से भर गए और उन्होंने प्रत्याशा के साथ ल्यूई की तरफ देखा। मेरे सेक्ट में शामिल हो जाओ और आज से मेरे नाइट हेवन सेक्ट का सम्मान करो। ल्यूई ने आखिरकार अपना उद्देश्य बताया। क्या हर कोई बहुत चौंक गया? अविश्वास के साथ ल्यूई की तरफ देखा। उनकी आंखें न केवल सदमे से भरी हुई थीं बल्कि धीरे धीरे गुस्से से भी भरी हुई थीं। सेक्ट लीडर ल्यू, हालांकि हम मानते हैं कि हम आपसे कमतर हैं, लेकिन हमारे सेक्ट्स का आपके सेक्ट में विलय होना बिल्कुल असंभव है। एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन सबसे पहले बोला। यह सही कहा, हालांकि हमारे सेक्ट्स केवल मीडियम साइज्ड सेक्ट्स हैं। वे हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं और उनकी अपनी गरिमा है। हम आशा करते हैं कि सेक्ट लीडर ल्यू हमारे लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे, अन्यथा भले ही हम अपनी जान जोखिम में डाल दें, हम कभी सहमत नहीं होंगे। इस समय यिकिंग ने भी गहरी आवाज में कहा। सबको आक्रोशित देखकर ल्यूई भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाया और आह भरी बोला। ऐसा लगता है कि तुमने इस मास्टर का अर्थ नहीं समझा। ये मास्टर तुम्हारे सेक्ट की लेगेसी को समाप्त करने के लिए नहीं कह रहा है। मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम इस सेक्ट का एक संबद्ध बल बनो। तुम्हारे सेक्ट की लेगेसी अभी भी जारी रह सकती है और यह मास्टर तुम्हारे सेक्ट के मामलों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं करेगा। संक्षेप में, इस सेक्ट का एक संबद्ध बल बनो और यह मास्टर तुम्हारे सेक्ट की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, लेकिन तुम्हें उसी के अनुरूप प्रयास करना होगा और कीमत चुकानी होगी। ल्यूई ने समझाया। बहुत निराश महसूस कर रहा था। अगर यिकिंग और बाकी फिर भी सहमत नहीं हुए तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। आखिरकार यह एक कार्य था जो सिस्टम ने अभी अभी उसे दिया था। चैप्टर 13 सरेंडर। नाइट हेवन सेक्ट के मेन हॉल के अंदर जैसे ही ल्यूई ने बात समाप्त की, यिकिंग और बाकी हैरान हुए और बहुत अप्रत्याशित महसूस किया। अगर यह सच में वैसा ही था जैसा ल्यूई ने कहा था तो चीजें अलग होती। क्या यह सच है? एक महल पहनावे वाली महिला ने भी इस समय बात की। महिला को देखते हुए ल्यूई जानता था कि यह व्यक्ति जेड मेडन सेक्ट की सेक्ट मास्टर थी। नांगोंग सेक्ट लीडर। मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। यदि तुम अनिच्छुक हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि यहाँ आने के तुम्हारे अपवित्र इरादों की सजा के रूप में तुम में से प्रत्येक को 10,000 स्पिरिट स्टोन्स अर्पित करने होंगे, तभी तुम सुरक्षित रूप से जा सकते हो। ल्यूई ने सब पर नजर डाली और उदासीनता से कहा। भले ही वह मिशन पूरा न कर सके,
उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि वे उसे मुआवजा दें। उन्हें न मारना पहले से ही असाधारण दया का कार्य था। लियू यी की बातें सुनकर सबके मुंह थोड़े सिकुड़ गए। 10,000 स्पिरिट स्टोन्स उनके लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। यहाँ तक कि एक मिद्दीय सेक्ट के सर्वोच्च नेताओं के रूप में उनकी पूरी संपत्ति भी 10,000 इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी। लेकिन कोई और अधिक कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार यह उनके जीवन और उनके सेक्ट के भाग्य से जुड़ा एक मोलभाव था। अच्छा, मेरा सेक्ट 10,000 स्पिरिट स्टोन्स देने को तैयार है। और मैं भी। महल पहनावे वाली महिला और उसकी कमर पर एक लंबी तलवार बांधे एक हृष्टपुष्ट मिडल एज्ड आदमी ने तुरंत कहा। उन दोनों को देखकर लियू यी की भौं थोड़ी फड़क गई। ऐसा लग रहा था कि जेड मेडन सेक्ट और हेवनली सेबर गेट काफी अमीर थे। अगर उसे पहले पता होता तो उसने कीमत और ऊंची रखी होती। लियू यी बिना रुके थोड़ा पछतावा महसूस करने लगा। उनका बिना किसी हिचकिचाहट के रवैया देखकर वह जानता था कि इन दोनों के पास शायद 10,000 स्पिरिट स्टोन से अधिक थे। जैसे ही दोनों ने बात की, उन्होंने अपना हाथ घुमाया। उनमें से प्रत्येक की हथेली में एक रिंग थी। सेक्ट लीडर लियू, मेरी स्यूमी रिंग में ठीक 10,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं, कृपया जांच करें। महल पहनावे वाली महिला पहले बोली। अपना हाथ हिलाते ही स्यूमी रिंग तुरंत लियू यी की तरफ उड़ गई। लियू यी ने अपने हाथ में स्यूमी रिंग को देखा और एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद उसने जल्दी से स्यूमी रिंग के अंदर ऊंचे ढेर में चमकते सुनहरे क्रिस्टल देखे। ये क्रिस्टल निश्चित रूप से इमॉर्टल रेल्म की सामान्य मुद्रा थी। स्पिरिट स्टोन्स को देखते हुए, जो एक छोटे पहाड़ की तरह थे, लियू यी ने चुपके से अपनी जीभ पर क्लिक किया। ठीक 10,000 स्पिरिट स्टोन्स थे। वह लापरवाह हो गया था। ये सेक्ट्स काफी अमीर थे, लेकिन बातें उन्हें कैसे बदला जा सकता था। अपने पछतावे में लियू यी ने स्यूमी रिंग को दूर रखा और महल पहनावे वाली महिला की तरफ सिर हिलाया। मैं अपनी बात रखता हूँ, तुम जा सकती हो। बहुत धन्यवाद। महल पहनावे वाली महिला ने लियू यी की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर मुड़ी और अपने पीछे के दो अन्य मिडल एज्ड पुरुषों से कहा, चलो। जी सेक्ट मास्टर। दोनों पुरुष एक साथ आभारपूर्वक और आदरपूर्वक बोले। हालांकि जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, उनके पीछे से फिर से एक आवाज आई। क्या मैंने पहले खुद को स्पष्ट नहीं किया था? 10,000 स्पिरिट स्टोन्स केवल एक व्यक्ति की स्वतंत्रता खरीदते हैं। तुम दूसरों को अपने साथ ले जाने का क्या मतलब समझते हो? महल पहनावे वाली महिला के भाव थोड़े बदल गए। वह मुड़ी और ऊपर शांत युवक की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, सेक्ट लीडर लियू, वे दोनों मेरे जेड मेडन सेक्ट के एल्डर्स हैं। क्या स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करने में वे शामिल नहीं हैं? बकवास। प्रति व्यक्ति 10,000 स्पिरिट स्टोन्स। मुझसे दोबारा मत कहलवाना और मेरी बॉटम लाइन को चुनौती देने की कोशिश मत करना, अन्यथा। लियू यी ने ठंडी सांस ली। महल पहनावे वाली महिला का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसने महसूस किया जैसे एक विशाल ऊर्जा ने उसे मारा हो। उसका शरीर लगातार पीछे हट रहा था। वह 12 कदम पीछे हटने के बाद रुकी। इस समय महल पहनावे वाली महिला ने भयभीत भाव के साथ लियू यी की तरफ देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। सेक्ट मास्टर, जेड मेडन सेक्ट के दोनों एल्डर्स बहुत घबरा गए। यी किंग और बाकी लोग भी इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। प्रत्येक बोलने से बहुत डर रहा था। महल पहनावे वाली महिला का चेहरा पीला था। उसकी आंखें अनिच्छा से चमक रही थीं, लेकिन उसने आखिरकार दांत पीसकर अपनी छाती से एक और रिंग निकाली। महिला के हाथ में रिंग को देखकर लियू यी ने तुरंत इसकी असाधारण प्रकृति को समझ लिया। उसकी आंखों में रहस्यमयी रोशनी चमकी और उसने ध्यान से देखा। उसने रिंग के अंदर एक प्राचीन रून देखा, लेकिन यह रून एक अन्य प्राचीन ऊर्जा द्वारा सील कर दिया गया था। अगर उसकी अवेकनिंग विजन ब्रेकिंग एबिलिटी नहीं होती तो लियू यी शायद इसका पता लगाना मुश्किल पाता। स्यूमी रिंग। इस रिंग को देखकर यी किंग और बाकी लोगों ने भी आश्चर्य दिखाया। उनके सेक्ट्स के पास भी स्यूमी रिंग्स थीं, लेकिन प्रत्येक के पास केवल एक थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे किंजू में केवल 9 थीं, और उनमें से प्रत्येक का मूल्य ठीक 10,000 स्पिरिट स्टोन्स था। महिला ने अपना हाथ हिलाया और रिंग फिर से लियू यी के हाथ में उड़ गई, यह महसूस करते हुए कि रिंग के अंदर की जगह पिछली स्यूमी रिंग से 10 गुना अधिक थी। लियू यी काफी संतुष्ट था, विशेष रूप से रिंग के अंदर सीलबंद रून, जिसने उसे जिज्ञासा से भर दिया। इस स्यूमी रिंग में 10,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं। साथ ही स्यूमी रिंग का मूल्य भी है, जो ठीक 20,000 है। सेक्ट लीडर लियू,
क्या हम अब जा सकते हैं? महिला ने ल्यू यी की तरफ देखा और फिर से बोली। उसका चेहरा कुछ उदास था। वह मूल रूप से उत्साह देखने आई थी और एक महत्वपूर्ण क्षण में वह भी एक हिस्सा चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से उसने चिकन चुराने की कोशिश की लेकिन चावल खो दिया। ऐसा एकांतप्रिय ग्रेट सेक्ट इस तायुन रेल्म में छिपा हुआ था। हाँ, ल्यू यी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सेक्ट लीडर ल्यू, ये हेवनली सेबर गेट के हम तीनों के लिए स्पिरिट स्टोन्स हैं, कृपया जांच करें। ल्यू यी के समाप्त करते ही अपनी कमर पर तलवार लटकाए हृष्टपुष्ट आदमी ने तुरंत बात की। उसने आदरपूर्वक एक स्यूमी रिंग सौंप दी। ल्यू यी ने केवल संक्षिप्त रूप से इसका निरीक्षण किया और तुरंत रिंग के अंदर स्पिरिट स्टोन्स की संख्या देख ली। अच्छे स्वर, ये पता चला कि यह अगोचर हृष्टपुष्ट आदमी असली तैकून था। उसकी स्यूमी रिंग में स्पिरिट स्टोन्स महिला की तुलना में 3 गुना अधिक थे। इस समय उसे एहसास हुआ कि गरीबी ने उसकी कल्पना को सीमित कर दिया था। तुम भी जा सकते हो। स्यूमी रिंग को स्वीकार करने के बाद ल्यू यी ने हृष्टपुष्ट आदमी से भी कहा। बहुत धन्यवाद सेक्ट लीडर ल्यू। हेवनली सेबर गेट सेक्ट लीडर और उसके पीछे के 2 बूढ़े जल्दी से ल्यू यी को प्रणाम करने लगे। उनकी आवाज़ें उत्साह से भरी हुई थीं। अब जब 2 सेक्ट्स ने स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता के लिए स्पिरिट स्टोन्स का आदान प्रदान कर लिया था, ल्यू यी ने फिर यी किंग और बाकियों की तरफ देखा। तुम लोगों के बारे में क्या? ल्यू यी की बातें सुनकर यी किंग और बाकी सब कांप उठे, एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में संघर्ष और झिझक का एक संकेत दिखाई दिया। वित्तीय संसाधनों के मामले में उनके 3 सेक्ट्स वास्तव में जेड मेडन सेक्ट और हेवनली सेबर गेट से कमतर थे, लेकिन अगर यह केवल 20 या 30 हजार स्पिरिट स्टोन्स की बात थी तो वे अभी भी अपने पूरे सेक्ट्स की संयुक्त ताकत के साथ इसे इकट्ठा कर सकते थे। और जिस बात पर वे अभी झिझक रहे थे वह केवल यह अचानक प्रकट हुआ एकांतप्रिय सेक्ट था और ल्यू यी की भयावहता। वे जेड मेडन सेक्ट और हेवनली सेबर गेट की तरह नहीं थे जो केवल वर्तमान दुविधा को देख रहे थे। वे गहराई से जानते थे कि जोखिम और अवसर एक साथ मौजूद थे। विशेष रूप से ल्यू यी की अंतिम व्याख्या, जिसने आखिरकार यी किंग और बाकियों को डगमगाने पर मजबूर कर दिया। ल्यू यी स्वाभाविक रूप से उनके दिलों के विचारों को देख सकता था और वह थोड़ा हैरान था। अब वह कुछ हद तक समझ गया कि क्यों जेड मेडन सेक्ट और हेवनली सेबर गेट हमेशा 5 सेक्ट्स में सबसे नीचे रहे थे। बस इस समय यी किंग और बाकियों के दिलों में जो विचार थे वे नांगोंग यू सेक्ट लीडर के विचारों से कहीं अधिक मजबूत थे। अंत में नांगोंग यू सेक्ट लीडर और बाकियों की हैरान और उलझन भरी निगाहों के नीचे यी किंग सबसे पहले आगे बढ़ा और ऊपर ल्यू यी के सामने एक घुटने पर बैठकर बोला, मेरा किंगियन सेक्ट सबमिट करने को तैयार है। मेरा चियन सेक्ट सबमिट करने को तैयार है। मेरा क्षुअन्युअन सेक्ट सबमिट करने को तैयार है। यी किंग के नेतृत्व में अन्य 2 सेक्ट्स के मुखियाओं ने भी जल्दी से घुटने टेक दिए और अपना रुख व्यक्त किया। बहुत अच्छा, भविष्य में तुम अपनी आज की पसंद के लिए खुश होगे। ल्यू यी ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी पसंद से बहुत संतुष्ट था। चैप्टर 14 अनाइलेशन सौद। डिंग बधाई हो, होस्ट को मिशन पूरा करने के लिए अनाइलेशन स्काई सौद भेजा जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही ल्यू यी ने 3 सेक्ट्स किंगियन सेक्ट को अपने अधीन कर लिया, सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। यह आवाज़ सुनकर ल्यू यी भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने मूल रूप से सोचा था कि सिस्टम केवल 3 को अपने अधीन करने के बाद ही इनाम जारी करेगा, न कि सभी 5 सेक्ट्स को। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केवल 3 को अपने अधीन करके वह पहले ही मिशन पूरा कर चुका था। हालांकि वह इस इनाम को लेकर काफी उत्सुक और उम्मीदवार था। अनाइलेशन स्काई सौद अकेले नाम ही अविश्वसनीय रूप से दबंग लग रहा था। यह निश्चित रूप से एक असाधारण डिवाइन वेपन था। इस दुनिया में आने के बाद ल्यू यी के पास अभी तक कोई उपयुक्त तलवार नहीं थी। अगर यह सच में एक डिवाइन वेपन थी तो वह निश्चित रूप से इसे अपने साथ रखता। कितना शानदार। हालांकि थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद ल्यू यी ने पाया कि उसने सिस्टम द्वारा बताई गई अनाइलेशन स्काई सौद नहीं देखी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गया। सिस्टम, तलवार कहाँ है? ल्यू यी बिना रुके पूछ सका। दूरी थोड़ी दूर है, होस्ट, कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, सिस्टम ने उत्तर दिया। ल्यू यी निराश हो गया। ये इनाम थोड़ा असामान्य था। पहले जब तक वह एक मिशन पूरा करता था सिस्टम मौके पर ही इनाम जारी कर देता था। अब यह वास्तव में चाहता था कि वह प्रतीक्षा करे। लेकिन जितना अधिक ऐसा हुआ
उतनी ही अधिक ल्यू यी की प्रत्याशा बढ़ती गई। जब ल्यू यी एनाइलेशंस का इस सौद की प्रतीक्षा कर रहा था, नीचे नांगोंग यू सेक्ट लीडर ने आखिरकार बात की। सेक्ट मास्टर ल्यू, क्या हम अब जा सकते हैं? नांगोंग यू सेक्ट लीडर ने ल्यू यी की तरफ देखा और सतर्कता से पूछा। नांगोंग यू सेक्ट लीडर की आवाज़ ने तुरंत ल्यू यी को उसकी प्रत्याशा से वापस ला दिया। एल्दकिन, तुम उन्हें ले जाओ। ल्यू यी ने आकस्मिक रूप से एक आदेश दिया, फिर कुछ याद आया और उसने यी किंग और बाकियों की तरफ देखा।